बस बहुत हो गया माँ जी। मैंने 3 साल तक आपकी हर बेइज्जती सह ली, लेकिन आज के बाद मैं इस घर की बहू नहीं हूँ। नियति सहगल राठौड़ की आवाज जैसे ही गुरुग्राम के उस आलिशान बैंक्वेट हॉल में गूंजी। कुछ सेकंड के लिए संगीत फुसफुसाहट और हाँ, सब जैसे जम गए। उसके सामने रखी लंबी डाइनिंग टेबल पर क्रिस्टल के गिलास, चांदी की प्लेटें और फूलों के महंगे गुलदस्ते सजे थे। नियति की आंखें आंसुओं से भरी थी, मगर उनमें कमजोरी नहीं थी। उसने दोनों हाथों से मेज का किनारा पकड़ा और एक झटके में उसे पलट दिया। प्लेटें फर्श पर गिरी, गिलास टूटे और पूरा हॉल चीखों से भर गया। मिसेज मृणाल राठौड़ का चेहरा सफेद पड़ गया, जबकि उनका बेटा अभीर अपनी जगह पर पत्थर की तरह खड़ा रहा। कुछ ही पल पहले जिस स्त्री को सब सहनशील और शांत बहु समझते थे, वह आज उसी परिवार के सामने अपनी 3 साल की चुप्पी तोड़ चुकी थी। अगर आपको सच, आत्मसम्मान और न्याय की ऐसी भावनात्मक कहानियां पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस कहानी को अंत तक जरूर सुनिए। नियति के सामने तलाक के कागज खुले पड़े थे। उनके ऊपर मृणाल की उंगलियां कुछ क्षण पहले तक इस तरह टिकी थी जैसे वह कोई आदेश नहीं बल्कि अंतिम फैसला सुनाने वाली न्यायाधीश हो। उन्होंने पूरे हॉल के सामने घोषणा की थी कि राठौड़ परिवार ने नियति को 3 वर्ष दिए, सम्मान दिया, सुविधा दी, लेकिन वह परिवार को वारिस नहीं दे सकी। उन्होंने नियति की मेडिकल रिपोर्टों का एक फोल्डर उठाकर मेहमानों की ओर दिखाया और मुस्कुराते हुए कहा कि कभी कभी रिश्तों को बचाने के लिए सच को स्वीकार करना पड़ता है। फिर उन्होंने अपने पास खड़ी सनाया वाधवा को कंधे पर हाथ रखकर कहा था कि अभीर को जीवन में आगे बढ़ने का अधिकार है। सनाया खुद इस घोषणा से असहज दिख रही थी, लेकिन हॉल में मौजूद अधिकतर लोगों की निगाहें नियति पर थी। किसी की आंखों में सहानुभूति थी, किसी में उत्सुकता और कुछ चेहरों पर वही निर्दयी आनंद था जो अक्सर किसी दूसरे की सार्वजनिक बेइज्जती देखने वालों की आंखों में दिखाई देता है। सबसे अधिक दर्दनाक बात, मृणाल से शब्द नहीं थे। नियति 3 साल में उनसे कहीं अधिक कठोर बातें सुन चुकी थी। असली चोट अभीर की खामोशी थी। वह कुछ दूरी पर खड़ा था, नीले सूट की जेब में दोनों हाथ डाले, जैसे यह मामला उसकी पत्नी की इज्जत का नहीं बल्कि कंपनी की किसी असुविधाजनक बैठक का हिस्सा हो। जब नियति ने उसके आउट देखा, उसे उम्मीद थी कि कम से कम वह अपनी मां को रोक देगा, मगर अभीर केवल इतना कह पाया था कि नियति माहौल खराब ना करे, क्योंकि वहां परिवार के बड़े निवेशक और अमेजा हार्वेस्ट ग्रुप के महत्वपूर्ण साझेदार मौजूद थे। वह चाहता था कि वह कागजों पर हस्ताक्षर कर दे और बाद में दोनों शांति से बात करें। उसी एक वाक्य ने नियति के भीतर बची अंतिम उम्मीद भी तोड़ दी थी। 3 साल से वह दूसरों की कटुता इसलिए सहती रही थी क्योंकि उसे लगता था कि उसका पति कमजोर हो सकता है, लेकिन बेईमान नहीं। आज पहली बार उसे महसूस हुआ कि कभी कभी चुप्पी भी विश्वासघात का ही एक रूप होती है। मृणाल ने टूटे कांच की ओर देखा और फिर नियति पर ऐसी निगाह डाली जैसे वह कोई अपराध चूक कर चुकी हो। उन्होंने धीमे लेकिन जहरीले स्वर में कहा कि इस नाटक से नियति अपनी कमी नहीं छिपा सकती। नियति ने कोई उत्तर नहीं दिया। उसने अपनी गर्दन से भारी हीरे का हार उतारा, जिसे मृणाल ने विवाह की वर्षगांठ के लिए पहनने को मजबूर किया था, और उसने उल्टी पड़ी मेज के पास रख दिया। फिर उसने अपने पर्स में राठौड़ हवेली की चाबी निकाली और सीधे अभीर के सामने रख दी। उसकी उंगलियां कांप रही थी मगर आवाज स्थिर थी। उसने कहा कि आज के बाद वह किसी ऐसे घर में नहीं लौटेगी जहाँ उसकी चुप्पी को कमजोरी और उसके प्यार को अनुमति समझा जाता है। अभीर ने उसका हाथ पकड़ने की कोशिश की, पर नियति पीछे हट गई। तभी उसकी नजर कमरे के एक कोने में बैठे वीरेंद्र राठौड़ पर गई। कुछ महीनों पहले स्ट्रोक से गुजर चुके वीरेंद्र की आंखों में बेचैनी थी। वह बोलने के लिए उठे, मगर उनके हाथ ने उनकी अचक कुर्सी की पकड़कर कस ली, जैसे वह बहुत कुछ जानते हो पर कह नहीं पा रहे हो। करीब आधे घंटे बाद नियति अकेली उस होटल से बाहर निकली। रात की ठंडी हवा उसके चेहरे से टकराई, लेकिन उसके अंदर का ताप कम नहीं हुआ। मोबाइल लगातार बज रहा था। रिश्तेदार के कॉल, अभीर के संदेश, कुछ अनजान नंबर और सोशल मीडिया नोटिफिकेशन। उसने स्क्रीन बंद कर दी। 3 साल में पहली बार उसके पास जाने के लिए राठौड़ हवेली नहीं थी। उसी समय उसकी पुरानी कॉलेज मित्र इशिता रंडर की गाड़ी होटल के सामने रुकी। इशिता अब दिल्ली की एक प्रतिष्ठित वकील थी और उसने नियति का कांपता संदेश देखकर बिना कुछ पूछे उसे लेने आने का फैसला किया था। गाड़ी में बैठते ही नियति रोना चाहती थी, लेकिन आंसू जैसे भीतर ही जम गए थे। इशिता ने केवल उसका हाथ थामा और कहा कि आज उसे कोई निर्णय लेने की जरूरत नहीं है। मगर नियति के भीतर एक निर्णय पहले ही जन्म ले चुका था। वह वापस उस घर में नहीं जाएगी, चाहे कल उसकी जिंदगी कितनी भी कठिन क्यों ना हो। 3 वर्ष पहले कहानी बिल्कुल अलग थी। नियति सहगल दिल्ली में एक वित्तीय परामर्श कंपनी में वरिष्ठ विशेषज्ञ के रूप में काम करती थी। उसकी दुनिया व्यवस्थित थी, काम कुछ करीबी दोस्तों, अपने दिवंगत पिता की पुरानी किताबें और वही छोटा अपार्टमेंट जो उसके नाम पर जुड़ा था। अभीर राठौड़ से उसकी मुलाकात एक कॉर्पोरेट सम्मेलन में हुई थी, जहां अमेजा हार्वेस्ट ग्रुप ग्रामीण वितरण नेटवर्क के विस्तार के लिए वित्तीय सलाह ले रहा था।
अभीर तब परिवार के व्यवसाय का उभरता चेहरा था, आत्मविश्वास से शिक्षित और मीडिया की चमक से दूर रहने वाला। उसने नियति की बुद्धिमत्ता को उसकी सुंदरता से पहले पहचाना था और यही बात नियति को उसकी ओर खींचा लाई। कुछ ही महीनों में दोनों की मुलाकातें प्रेम में बदल गई। अभीर ने उसे कहा था कि उसे ऐसी पत्नी नहीं चाहिए जो उसके परिवार में खुलकर अपनी पहचान खो दे। वह चाहता था कि नियति जैसी है वैसे ही रहे। उस समय नियति ने सोचा था कि उसे जीवन साथी नहीं एक बराबर साथी मिल गया है। मृणाल ने शुरुआत में नियति का स्वागत इतनी गर्मजोशी से किया था कि किसी को संदेह ही नहीं हो सकता था। विवाह से पहले उन्होंने नियति के पिता की साधारण पृष्ठभूमि को कभी मुद्दा नहीं बनाया। वह कहती थी कि राठौर परिवार को संस्कार चाहिए, धन नहीं। विवाह के बाद पहले कुछ महीने भी शांत रहे, लेकिन धीरे धीरे छोटे बदलाव शुरू हुए। मृणाल को नियति का देर शाम तक ऑफिस में रहना पसंद नहीं था। उन्हें यह भी अच्छा नहीं लगता था कि घर की बहू पुरुष सहयोगियों के साथ बैठकों में जाए। वह हर बार इसे परिवार की प्रतिष्ठा से जोड़ती। अभी शुरू में नियति का समर्थन करता था, पर हर बहस के अंत में यही कहता कि माँ पुरानी सोच की है और कुछ बातों को नजरअंदाज कर देना ही अच्छा है। नियति हर बार समझौता करती रही। पहले उसने कुछ यात्राएं छोड़ दी, फिर प्रमोशन का अवसर जाने दिया और अंततः जब मृणाल ने वीरेंद्र की खराब सेहत का हवाला देकर घर संभालने की बात की तो नियति ने नौकरी से लंबी छुट्टी ले ली। उस समय उसे अंदाजा नहीं था कि असली दबाव अभी शुरू भी नहीं हुआ था। शादी के लगभग 10 महीने बाद मृणाल ने हर त्योहार, हर पारिवारिक कार्यक्रम और हर पूजा को एक ही प्रश्न से जोड़ना शुरू किया, खुशखबरी कब मिलेगी। शुरू में नियति मुस्कुराकर टाल देती, फिर डॉक्टर की सलाह पर उसने और अभी ने जांच करवाने का निर्णय लिया। नियति के लिए वह असामान्य चिकित्सा प्रक्रिया थी, लेकिन राठौर परिवार में जैसे कोई आपातकाल पैदा हो गया। मृणाल ने बार बार पूछा कि रिपोर्ट कब आएगी, कौन डॉक्टर देख रहा है और अस्पताल के रिकॉर्ड किसके पास रहेंगे। नियति को यह व्यवहार अजीब लगा, मगर अभीर ने समझाया कि उसकी माँ पोते की इच्छा में जरूरत से ज्यादा उत्साहित है। जांच के दिनों दोनों एक निजी फॉर्मेलिटी सेंटर गए थे। डॉक्टर ने कहा था कि अंतिम निष्कर्ष सभी रिपोर्ट आने के बाद ही दिया जाएगा, मगर नियति को वह बैठक पूरी तरह याद नहीं थी, क्योंकि उसी समय वीरेंद्र की तबीयत अचानक बिगड़ गई और पूरा परिवार अस्पताल भाग गया। कुछ दिन बाद मृणाल स्वयं नियति के कमरे में एक फाइल लेकर आई थी। उनका चेहरा उस दिन असामान्य रूप से कठोर था। उन्होंने बताया कि रिपोर्ट में नियति की प्रजनन क्षमता से जुड़ी समस्या सामने आई है, वह इलाज लंबा चल सकता है। नियति ने दस्तावेज पर नजर डाली, लेकिन चिकित्सीय शब्दावली का अधिकांश हिस्सा वह उसकी समझ से बाहर था। उसने अभीर से पूछा था कि उसकी रिपोर्ट क्या कहती है। अभीर ने जवाब दिया कि उसका परीक्षण सामान्य है और अभी नियति के इलाज पर ध्यान देना बेहतर होगा। वह शाम नियति को आज भी याद थी। उसने बाथरूम में खुद को बंद करके घंटों रहा था। उसे लगता रहा कि उसने अभीर से उसका भविष्य छीन लिया है, मगर जब वह बाहर आई तो अभीर ने उसे गले लगाकर कहा था कि बच्चे से ज्यादा महत्वपूर्ण उनका रिश्ता है। वही वाक्य अगले 3 साल तक नियति की सबसे मजबूत जंजीर बन गया। हर अपमान के बाद वह सोचती, कम से कम अभीर मेरे साथ तो है। मृणाल ने इस कमजोरी को धीरे धीरे हथियार बना लिया। उन्होंने नियति के खाने पर नियंत्रण शुरू किया, डॉक्टर के नाम पर अजीब उपचार करवाए, पूजा पाठ और घरेलू नुस्खों का दबाव डाला। परिवार की महिलाओं के सामने वह अक्सर कहती कि आधुनिक करियर वाली लड़कियां शरीर का ध्यान नहीं रखती और बाद में परिवारों को परिणाम भुगतने पड़ते हैं। नियति कभी खुलकर विरोध नहीं करती, क्योंकि उसे लगता था शायद मृणाल भी अपने तरीके से दुखी है। मगर असली समस्या तब शुरू हुई जब अभीर घर देर से लौटने लगा। अवेंजर हार्वेस्ट ग्रुप तेजी से विस्तार कर रहा था, मगर कंपनी पर कर्ज भी बढ़ रहा था। वीरेंद्र चाहते थे कि विस्तार सावधानी से हो, जबकि अभीर और मृणाल एक निवेशकों के सहारे तेजी से बाजार पकड़ना चाहते थे। नियति का वित्तीय अनुभव कई बार काम आया। उसने कुछ खातों से असामान्य खर्च देखे और अभीर को चेतावनी दी, लेकिन उसने कहा कि यह पारिवारिक व्यवसाय है, हर निर्णय किताबों के हिसाब से नहीं चलता। लगभग 1.5 साल पहले वीरेंद्र ने पहली बार नियति को अलग बुलाया था। वह अपने अध्ययन कक्ष में बैठे पुराने दस्तावेज देख रहे थे। स्ट्रोक के पहले भी उनकी तबीयत कमजोर रहने लगी थी। उन्होंने नियति से कुछ वित्तीय रिपोर्ट जांचने को कहा। 2 रातों की मेहनत के बाद उसने पाया कि कंपनी की एक परियोजना अनुमान से कहीं ज्यादा घाटे में जा रही थी। यदि खर्च जारी रहता तो अमेजन हार्वेस्ट ग्रुप की नकदी व्यवस्था पर गंभीर प्रभाव पड़ सकता था। नियति ने विस्तृत पुनर्गठन योजना बनाई। उसके सुझाव पर कुछ हर पुनर्वसित किए गए, गैर जरूरी विस्तार रोका गया और एक बड़े वितरण समझौते शर्त बदली गई। कंपनी तत्काल संकट से बच गई। वीरेंद्र नियति की क्षमता से प्रभावित हुए। उन्होंने उसे धन्यवाद देते हुए कहा था कि व्यवसाय में भरोसा खून के रिश्ते से नहीं, जिम्मेदारी से बनता है। यह बात मृणाल को कभी पसंद नहीं आई। इसके बाद से वह नियति को सिर्फ एक असफल बहू नहीं, कंपनी के अंदर संभावित प्रभाव रखने वाली महिला की तरह देखने लगी। एक शाम नियति ने गलियारे में मृणाल और अभीर की धीमी बहस सुन ली थी।
मृणाल कह रही थी कि किसी भी हालत में पुरानी मेडिकल फाइल बाहर नहीं जानी चाहिए। अभि ने उन्हें शांत रहने को कहा और जब नियति कमरे में पहुंची दोनों चुप हो गए। पूछने पर मृणाल ने बताया कि बात वीरेंद्र की स्वास्थ्य रिपोर्ट की हो रही थी। नियति ने उसे विश्वास कर लिया था। उसी सप्ताह वीरेंद्र ने भी उससे कुछ कहना चाहा था। वह बरामदे में बैठे थे और अचानक बोले कि इस घर में हर कागज वही सच नहीं बना था जो उस पर लिखा हो। नियति ने आश्चर्य से उन्हें देखा। वीरेंद्र ने आगे कहा कि कभी कभी सही सवाल पूछना किसी भी रिश्ते को बचाने से अधिक जरूरी होता है। लेकिन तभी मृणाल वहां आ गई और बातचीत बदल गई। कुछ दिनों बाद वीरेंद्र को गंभीर स्ट्रोक आया। उसकी वाणी धीमी हो गई और परिवार के अधिकांश निर्णय पूरी तरह मृणाल और अभीर के हाथ में चले गए। इसके बाद सनाया वाधवा का नाम घर में अधिक सुनाई देने लगा। उसके पिता महेश वाधवा उत्तर भारत में लॉजिस्टिक और कोल्ड चेन व्यवसाय के बड़े उद्योगपति थे। अवेंजर हार्वेस्ट ग्रुप को नए निवेश की आवश्यकता थी और वाधवा परिवार संभावित साझेदार था। मृणाल अक्सर सनाया की प्रशंसा नियति के सामने कर दी। उसकी करती परिवार सामाजिक संपर्क और परिवार समझने की क्षमता का उदाहरण देती। नियति को यह अप्रिय लगता मगर वह उसे व्यापारिक संबंध मानकर नजरअंदाज करती। अभीर भी कहता कि सनाया केवल संभावित निवेशक की बेटी है। इसके बावजूद नियति ने कई बार महसूस किया कि मृणाल सनाया को घर के सदस्य की तरह प्रस्तुत करती है। कुछ पारिवारिक रात्रि भोजों में उसे जानबूझकर ऐसी जगह बैठाया जाता जहाँ वह अभीर के पास हो। नियति शिकायत करती तो ये चिढ़ जाता और कहता कि उसकी असुरक्षा कंपनी के काम को नुकसान पहुंचा रही है। यह शायद पहली बार था जब नियति को लगा कि उसके दर्द को समस्या और दूसरों के व्यवहार को सामान्य बताया जा रहा है। विवाह की तीसरी वर्षगांठ से 2 सप्ताह पहले मृणाल ने अचानक बड़े समारोह की घोषणा की। उन्होंने कहा कि यह परिवार और कंपनी दोनों के लिए महत्वपूर्ण शाम होगी। नियति समारोह नहीं चाहती थी। पिछले महीने में उसके और अभीर के बीच दूरी इतनी बढ़ चुकी थी कि किसी भव्य उत्सव का विचार ही उसे खोखला लगता था। मगर मृणाल ने साफ कहा कि वाधवा परिवार और विदेशी साझेदार आने वाले हैं। नियति को केवल मुस्कुराना और परिवार की प्रतिष्ठा बनाए रखना था। उसी दौरान अभीर ने उसे कुछ दस्तावेज हस्ताक्षर के लिए दिए गए। उसने जल्दी में 2 जगह हस्ताक्षर कर दिए लेकिन तीसरे कागज पर बैंक गारंटी से जुड़ी भाषा देखकर रुक गई। अभीर ने कहा कि यह केवल नियमित नवीनीकरण है। नियति ने दस्तावेज घर पर पढ़ने की बात कही तो वह असामान्य रूप से नाराज हो गया। अंततः उसने फाइल वापस ले ली और कहा कि कंपनी की कानूनी टीम संभाल लेगी। वह छोटा सा प्रसंग नियति के मन में अटका रहा लेकिन आने वाले अपमान की तुलना में वह तब मानवीय प्रतीत रहा। समारोह वाले दिन सुबह मृणाल ने नियति के कमरे में एक लाल साड़ी और हीरो का सेट भिजवाया। संदेश था कि आज कोई साधारण कपड़े नहीं पहने जाएंगे। नियति ने आईने में खुद को देखा तो उसे अपनी ही छवि अनजान लगी। 3 साल पहले वह आत्मविश्वास से भरी पेशेवर महिला थी। जब उसकी दिनचर्या दूसरों की अपेक्षाओं, दवाओं, डॉक्टरों और घर की चुप्पी के बोट चुकी थी। फिर भी उसने खुद से कहा कि शाम शांति से निकल देगी। शायद उसके बाद वह अभीर से अंतिम बार खुलकर बात करेगी। होटल पहुंचने पर सब कुछ सामान्य दिखा। अभीर मेहमानों से मिल रहा था। मृणाल मुस्कुरा रही थी और वीरेंद्र व्हीलचेयर के सहारे एक और बैठे थे। सनाया भी अपने माता पिता के साथ आई थी। नियति को देखकर उसने विनम्रता से अभिवादन किया मगर उसकी आंखों में असहजता साफ थी। तभी नियति ने देखा कि मृणाल ने निजी सहायक के हाथ में एक भूरे रंग की मेडिकल फाइल है जिस पर पुराने फर्टिलाइजर सेंटर का नाम लिखा हुआ था। रात के करीब 9 बजे मृणाल मंच पर पहुंची। उन्होंने पहले परिवार की सफलता, अभीर की मेहनत और अवेंजर हार्वेस्ट ग्रुप के भविष्य की बातें की। फिर अचानक उनका सर भावुक हो गया। उन्होंने कहा कि हर माँ चाहती है कि उसका वंश आगे बढ़े लेकिन कभी कभी ईश्वर कुछ दरवाजे बंद कर देता है। मृणाल ने वही मेडिकल फाइल उठा ली। उन्होंने किसी रिपोर्ट का पूरा विवरण नहीं पढ़ा मगर इतना कह दिया कि परिवार वर्षों से नियति की चिकित्सा समस्या छिपाकर उसकी प्रतिष्ठा बचाता आया है। कुछ मेहमानों के चेहरे झुक गए मगर अधिकांश लोग चुप रहे। नियति ने अभीर को देखा। उसने माँ को रोकने के बजाय बस आंखें फेर ली। इसके बाद मृणाल ने सनाया को मंच पर बुलाया और कहा कि परिवार को भविष्य के लिए व्यावहारिक निर्णय लेने होंगे। तभी उनके सहायक ने तलाक के कागज नियति के सामने रख दिए। उस क्षण नियति के भीतर 3 साल का हर अपमान एक साथ लौट आया। अब वर्तमान फिर उसके सामने था। टूटा हुआ कांच, उल्टी मेज और हॉल से बाहर जाते सब मेहमान। सिरा ने उसे अपने दक्षिण दिल्ली वाले अपार्टमेंट में ले आई थी। आधी रात तक नियति ने लगभग कुछ नहीं कहा। उसने केवल अपने गहने उतारे और सोफे के कोने में बैठ गई। सिरा ने चाय रखी और शांत स्वर में पूछा कि क्या वह तलाक चाहती है। नियति ने बहुत देर बाद जवाब दिया कि आज पहली बार उसे महसूस हुआ कि सवाल तलाक का नहीं है। सवाल यह है कि 3 साल से उसके साथ वास्तव में हुआ क्या था। उसने मेडिकल रिपोर्ट का जिक्र किया, वीरेंद्र की अधूरी चेतावनी बताई और उस बैंक गारंटी वाले दस्तावेज की बात भी कही। इस इरा का चेहरा गंभीर हो गया।
उसने कहा कि बिना दस्तावेज देखे कोई निष्कर्ष निकालना ठीक नहीं होगा, लेकिन अब से नियति को किसी भी कागज पर हस्ताक्षर नहीं करना चाहिए। उसी समय अबीर का संदेश आया, कल बात कर लेते हैं, बात बिगड़ने से पहले इसे खत्म करना जरूरी है। नियति ने जवाब नहीं दिया। अगली सुबह राठौड़ हवेली से एक ड्राइवर नियति का छोटा सामान लेकर पहुंचा। मृणाल ने स्पष्ट संदेश भेजा था कि जब तक वह तलाक करके कागज दस्तावेज पर हस्ताक्षर नहीं करती, उसे घर लौटने की आवश्यकता नहीं है। नियति ने सामान की ओर देखा और एक अजीब सी हंसी उसके होठों पर आई। जिस घर को उसने 3 साल अपना माना, उसने उसके लिए कुछ कपड़े और 2 सूटकेस में जगह तय कर दी थी। इसी एयरपोर्ट के लिए निकल चुकी थी। नियति अकेली सामान व्यवस्थित करने लगी। एक सूटकेस में अबीर के कुछ पुराने कपड़े भी गलती से आ गए थे। उसने सोचा ड्राइवर का लौटा देगी, तभी एक पुराने ग्रे ब्लेजर की जेब से मुड़ा हुआ कागज नीचे गिरा। नियति ने उसे अगम्य ढंग से उठाया, मगर ऊपर छपा नाम देखकर उसकी उंगलियां रुक गई। वहीं उसी फर्टिलिटी सेंटर की रसीद थी जहां 3 साल पहले वह और अबीर जांच करवाने गए थे। रसीद पुरानी थी लेकिन विवरण स्पष्ट था। तारीख वही सप्ताह था जब मृणाल ने नियति को उसकी कथित रिपोर्ट दी थी। भुगतान निजी परामर्श और विशेष प्रशिक्षण के लिए किया गया था। नियति की सांस अचानक भारी हो गई। उसने उम्मीद की कि शायद यह सामान्य संयुक्त जांच की रसीद होगी, लेकिन जब उसने रोगी का नाम पढ़ा, उसकी आंखें उस व्यक्ति पर जम गई। वहाँ नियति राठौड़ नहीं लिखा था, रोगी का नाम था अबीर राठौड़। उसके नीचे कुछ संक्षिप्त चिकित्सीय परीक्षणों के नाम दर्ज थे और किनारे पर लाल शाही के कॉन्फिडेंशियल रिव्यू की मोहर लगी थी। नियति कुर्सी पर बैठ गई। उसके मन में 3 वर्ष पुराने प्रश्न एक साथ जाग उठे। अगर अबीर की रिपोर्ट सामान्य थी जैसा उसने कहा था, तो अलग गोपनीय परामर्श क्यों हुआ? मृणाल को पुरानी मेडिकल फाइल छिपाने की चिंता क्यों थी? और वीरेंद्र उसे कागजों पर भरोसा न करने की चेतावनी क्यों दे रहे थे? नियति ने रसीद को दोनों हाथों में सीधा किया और उसकी तस्वीर अपने फोन में सुरक्षित कर ली। पहली बार उसे लगा कि पिछली रात का अपमान शायद कहानी का अंत नहीं था। शायद वह केवल उस दरवाजे का पहला झटका था जिसके पीछे उससे कहीं बड़ा सच बंद था। उसने अपने पुराने ईमेल खोलने शुरू किए, लेकिन फर्टिलिटी सेंटर से जुड़े कई संदेश गायब थे। तभी उसे याद आया कि जांच के समय रजिस्ट्रेशन के लिए एक साझा ईमेल अकाउंट बनाया गया था जिसका पासवर्ड अबीर ने सेट किया था। वह कई संभावित पासवर्ड आजमाती रही। तीसरे प्रयास में अकाउंट खुल गया। इनबॉक्स लगभग खाली था, मगर आईक्लाउड फोल्डर में 3 साल पुराना एक संदेश दिखाई दिया। विषय पंक्ति थी, फाइनल कंसल्टेड डॉक्यूमेंट। नियति की उंगली स्क्रीन के ऊपर ठहर गई। उसे महसूस हुआ कि वह जो भी खोलने जा रही है, उसके बाद शायद उसकी शादी, उसका अपराध बोध और पिछले 3 वर्षों की पूरी सच्चाई पहले जैसी नहीं रहेगी। उसने ईमेल खोलने से पहले एक लंबी सांस ली। संदेश में लिखा था कि दोनों रोगियों की अंतिम रिपोर्ट संलग्न है और चिकित्सक व्यक्तिगत परामर्श की सलाह देते हैं, लेकिन 2 संलग्न फाइलों में से केवल एक नाम स्पष्ट दिख रहा था। दूसरी फाइल पासवर्ड से सुरक्षित थी। नियति ने अपनी रिपोर्ट वाली फाइल खोली। स्क्रीन पर कुछ सामान्य मेडिकल शब्द दिखाई दिए। फिर एक पंक्ति ने उसका दिल रोक दिया, नो सिग्निफिकेंट रिप्रोडक्टिव एबनॉर्मलिटी डिटेक्टिव। वह कई सेकंड तक पढ़ती रही, जैसे शायद अंग्रेजी के शब्द अचानक बदल जाएंगे। 3 साल तक उसे बताया गया था कि समस्या उसी में है। 3 साल तक उसने दवाएं ली, खुद को दोषी माना, मृणाल की बातें सहन की और अबीर से माफी मांगी, लेकिन उसने सामने मौजूद दस्तावेज कुछ और कह रहा था। दूसरी फाइल अब भी बंद थी। उसका नाम सिर्फ इतना था, AR कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट। नियति ने स्क्रीन की ओर देखा और बहुत धीरे से फुसफुसाई कि अगर उसकी रिपोर्ट सामान्य थी तो उस बंद फाइल में आखिर किसका सच छिपा था। नियति ने स्क्रीन पर खुली अपनी मेडिकल रिपोर्ट को लगभग 10 मिनट तक बिना पलक झपकाए देखा। स्पष्ट शब्द थे, अर्थ उससे भी स्पष्ट। उसके प्रजनन स्वास्थ्य में कोई गंभीर समस्या नहीं मिली थी। फिर 3 साल तक उसे लगातार इलाज क्यों करवाया गया? वे दवाएं किस आधार पर दी गई? मृणाल ने किस रिपोर्ट को उसके सामने रखकर कहा था कि कमी उसमें है? वह सबसे महत्वपूर्ण बात अभी ने क्यों कहा था कि उससे सभी परीक्षण सामान्य है? नियति ने दूसरी पासवर्ड सुरक्षित फाइल खोलने की कोशिश की, लेकिन सिस्टम बार बार गलत पासवर्ड बता रहा था। उसके हाथ ठंडे पड़ चुके थे। उसने तुरंत इसिरा को फोन किया। इसिरा अदालत के बाहर थी। फिर भी नियति की आवाज सुनते ही अलग हट गई। नियति ने उसे केवल इतना बताया कि असली रिपोर्ट में उसके खिलाफ वह बात नहीं लिखी जो 3 साल से परिवार कहता आया था। फोन की दूसरी ओर से कुछ क्षण खामोशी रही। फिर इसिरा ने गंभीर स्वर में कहा कि अब कोई कागज मिटाना नहीं, कोई ईमेल फॉरवर्ड नहीं करना और किसी को यह नहीं बताना कि उन्हें क्या मिला है। इसी रात शाम तक लौटी और सबसे पहले उसने उस साझा ईमेल अकाउंट के स्क्रीनशॉट, हेडर, तारीख के और संलग्न फाइलों की प्रतियां सुरक्षित करवाई। उसने नियति को समझाया कि एक दस्तावेज मिल जाना और उसे कानूनी रूप से साबित कर पाना 2 अलग बातें हैं।
यदि भविष्य में कोई यह कह दे कि ईमेल बदला गया था या फाइल नकली थी तो उन्हें मूल स्रोत, अस्पताल के रिकॉर्ड और संबंधित संचार की पुष्टि चाहिए होगी। नियति अधीर थी। उसके भीतर 3 वर्षों का आक्रोश उभर रहा था और वह तुरंत अभीर के सामने रिपोर्ट फेंक देना चाहती थी, मगर ईशिरा ने उसे रोका। उसने कहा कि यदि सामने वाला सच छिपा रहा है तो उसे यह बताना कि तुम्हारे पास कौन सा सबूत है। उसे अगला कदम सोचने का समय देना है। नियति ने पहली बार समझा कि इस लड़ाई में भावनाएं पर्याप्त नहीं होगी। उसे वही करना होगा जो वह कभी अपने पेशे में करती थी, तथ्य इकट्ठा करना, पैटर्न देखना और निष्कर्ष पर पहुंचने से पहले हर संख्या को 2 बार जांचना। अगली सुबह अभीर स्वयं इशिरा के अपार्टमेंट पहुंच गया। उसकी आंखें के नीचे गहरे निशान थे और चेहरा ऐसा लग रहा था जैसे उसने रात भर नींद नहीं ली। उसने नियति को देखते ही कहा कि पिछली रात जो हुआ वह गलत था, लेकिन बात जितनी दिखाई दे रही है उतनी सरल नहीं है। नियति ने उससे मेडिकल रिपोर्ट का जिक्र नहीं किया। उसने केवल पूछा कि वह क्यों आया है। अभीर ने एक चमड़े का फोल्डर मेज पर रखा। उसमें आपसी सहमति से तलाक के कागज, एक वित्तीय समझौता और गोपनीयता की शर्तें थी। प्रस्ताव के अनुसार नियति को पर्याप्त रकम दी जानी थी। बदले में वह राठौर परिवार, एवेंजर हार्वेस्ट ग्रुप और विवाह के दौरान हुए निजी मामलों पर कोई सार्वजनिक या कानूनी दावा नहीं करेगी। अभीर ने कहा कि यह सबसे शांत रास्ता है। नियति ने बिना भाव बदले पन्ने पढ़ने शुरू किए। तीसरे दस्तावेज पहुंचते ही उसके भीतर का वित्तीय विश्लेषक जाग गया। तलाक के समझौते में कंपनी के हर गारंटी और कॉर्पोरेट दावों का उल्लेख क्यों था? नियति ने पन्ना अभीर की ओर घुमाया और पूछा कि विवाह समाप्त करने के लिए उसे एवेंजर हार्वेस्ट ग्रुप से जुड़े संभावित वित्तीय दावों का छोड़ने की आवश्यकता क्यों है? अभीर ने तुरंत जवाब नहीं दिया। फिर उसने कहा कि कानूनी टीम अब सभी पारिवारिक समझौते में मानक भाषा इस्तेमाल करती है। नियति ने शांत स्वर में पूछा कि क्या हर बहू कंपनी की बैंक गारंटी की संभावित पक्षकार होती है? अभीर ने चेहरे पर एक पल के लिए तनाव दिखाई दिया। उसने बात बदलते हुए कहा कि नियति चीजों को गलत दिशा में ले जा रही है और उसकी मां ने भले ही सीमा पार की हो, लेकिन अब इस विवाह को बचाना व्यावहारिक नहीं है। नियति ने पहली बार उसके सामने कोई सफाई नहीं दी। उसने कागज बंद किए और कहा कि वह हस्ताक्षर करने से पहले अपने वकील से उनकी समीक्षा करवाएगी। अभीर ने इशिरा का नाम सुनते ही असंतोष छिपाने की कोशिश की। चाहते उसने केवल इतना कहा कि बाहरी लोगों को परिवार मामलों से शामिल करना किसी के लिए अच्छा नहीं होगा। दरवाजा बंद होते ही इशिरा ने धीमे स्वर में कहा कि यह चेतावनी थी, सलाह नहीं। अगले 2 दिनों में इशिरा ने नियति से उसके सभी पुराने बैंक रिकॉर्ड, संपत्ति के कागज, आयकर दस्तावेज और विवाह के बाद हस्ताक्षर किए गए संभवित वित्तीय फॉर्म मांगे। नियति ने अब जब अपने पिता द्वारा छोड़े गए दक्षिण दिल्ली के अपार्टमेंट की फाइल निकाली और उसे एक पुराना ईमेल मिला जिसमें एवेंजर हार्वेस्ट ग्रुप की कानूनी टीम ने किसी सप्लीमेंट्री कोलेटरल डिक्लेरेशन का उल्लेख किया था। उस समय उसने ईमेल ध्यान से नहीं पढ़ा था क्योंकि अभि ने कहा था कि कंपनी का हट पुनर्गठन से जुड़ा सामान्य दस्तावेज है। इशिरा ने बैंक के औपचारिक विवरण निकलवाने की प्रक्रिया शुरू की। उसी शाम प्रारंभिक जानकारी ने दोनों को चौंका दिया। लगभग 10 महीने पहले कंपनी द्वारा लिए गए एक बड़े हॉल में नियति का अपार्टमेंट सहायक सुरक्षा के रूप में दर्ज था। दस्तावेज पर उसका डिजिटल हस्ताक्षर था। नियति ने स्क्रीन देखते हुए स्पष्ट कहा कि उसने ऐसा कोई अनुमोदन कभी नहीं दिया। इशिरा ने पूछा कि क्या उसने अपना डिजिटल सिग्नेचर टोकन कभी अभीर या कंपनी की टीम को दिया था। नियति को तुरंत वह शाम याद आई जब अभीर ने सिर्फ एक नियमित नवीनीकरण कहकर उसे दस्तावेज साइन करवाने की कोशिश की थी। उधर राठौर परिवार ने अपना अलग युद्ध शुरू कर दिया था। समारोह का छोटा वीडियो सोशल मीडिया पर फैल चुका था। वीडियो में केवल वह हिस्सा जहां नियति मेज पलटती दिखाई देती थी। मृणाल द्वारा मेडिकल रिपोर्ट दिखाकर अपमानित करने वाला हिस्सा गायब था। कुछ मनोरंजन पोर्टलों ने इसे कॉर्पोरेट परिवार की बहू का सार्वजनिक हंगामा कहकर चलाया। मृणाल ने किसी पत्रकार को सीधे बयान नहीं दिया, लेकिन परिवार के करीबी लोगों ने माध्यम से यह बात फैलने लगी कि नियति लंबे समय से मानसिक तनाव में थी और परिवार उसकी चिकित्सा समस्याओं को सम्मानपूर्ण संभाल रहा था। नियति के फोन पर अनजान लोगों की टिप्पणी आने लगी। किसी ने उसे लालची कहा, किसी ने अस्थिर, कुछ ने लिखा कि वह पैसा लेकर शांत हो जाएगी। 3 साल पहले ऐसी बातें उसे तोड़ देती। अब वह हर सार्वजनिक पोस्ट की स्क्रीनशॉट लेकर तारीख पर और स्रोत के साथ अलग फोल्डर में रखने लगी। इशिरा ने महसूस किया कि नियति बदल रही थी। वह अब हर चोट का जवाब तुरंत नहीं देती थी, वह उसे प्रमाण में बदल रही थी। तीसरे दिन एक अप्रत्याशित संदेश आया। भेजने वाली सनाया वाधवा थी। उसे मिलने का अनुरोध किया और लिखा कि बात ऐसी है जो फोन पर नहीं होनी चाहिए। नियति के मन में स्वाभाविक संदेह उठा। जिस महिला को मृणाल ने उसके सामने भावी बहू की तरह खड़ा किया था, अब वह उससे अकेले में क्यों मिलना चाहती है। इशिरा ने सुझाव दिया कि मुलाकात किसी सार्वजनिक स्थान पर हो। शाम को दोनों एक शांत कैफे में मिली। सनाया सामान्य कपड़ों में आई थी। बिना किसी दिखावे के कुछ क्षण तक वह खोदती रही, फिर बोली कि उसे समारोह वाली घोषणा की जानकारी पहले से नहीं थी। उसे बताया गया था कि नियति और अभीर पिछले कई महीनों से अलग
अलग रह रहे हैं और तलाक का निर्णय दोनों की सहमति से हो चुका है। नियति ने कुछ नहीं कहा। सनाया ने आगे बताया कि मृणाल ने उसके पिता को समझाया था कि राठौड़ परिवार और वाधा परिवार का व्यावसायिक गठबंधन भविष्य में वैवाहिक रिश्ते से और मजबूत हो सकता है, मगर उसने कभी भी अबीर से विवाह के लिए सहमति नहीं की दी थी। सनाया अपने साथ टेबलेट लाई थी। उसने एक ईमेल श्रृंखला खोली जो मृणाल और उसके पिता की कॉर्पोरेट टीम के बीच चल रही थी। अधिकांश बातें अभिजा हेडबोर्ड हार्वेस्ट ग्रुप से संभावित निवेश पर थी, लेकिन एक संदेश में मृणाल ने लिखा था कि अबीर से जुड़े निजी मेडिकल रिपोर्ट पूरी तरह गोपनीय रखे जाने चाहिए और परिवार को पुरानी समस्या के बारे में कोई सार्वजनिक चर्चा स्वीकार नहीं होगी। नियति ने उस पंक्ति को 2 बार पढ़ा। सनाया ने कहा कि उसे यह संदर्भ कभी समझ नहीं आया। उसके पिता ने इसे किसी सामान्य स्वास्थ्य मामले की तरह लिया था, मगर समारोह में मृणाल ने जब नियति के कथित बांझपन की बात सार्वजनिक की तब सनाया को यह ईमेल याद आया। यदि समस्या केवल नियति से संबंधित थी तो मृणाल और अबीर मेडिकल रिकॉर्ड छिपाने पर इतनी जोर क्यों दे रहे थे। सनाया ने यह भी बताया कि उसके पिता निवेश से पहले कंपनी की वास्तविक वित्तीय स्थिति की स्वतंत्र जांच करना चाहते थे, लेकिन मृणाल बार प्रक्रिया जल्दी पूरी करने का दबाव बना रही थी। मुलाकात समाप्त होने के बाद नियति कार में बैठी बहुत देर तक बाहर देखती रही। उसके लिए यह स्वीकार करना कठिन था कि जिस सनाया से वह भीतर ही भीतर ईर्ष्या करने लगी थी, संभवतः वही महिला किसी और खेल की दूसरी मोहरा थी। मृणाल ने दोनों को एक दूसरे के खिलाफ खड़ा किया था। नियति को असफल पत्नी और सनाया को उपयुक्त नई बहू बनाकर प्रस्तुत किया गया, जबकि वास्तविक लक्ष्य शायद वाधा परिवार का निवेश था। इसिरा ने ईमेल की प्रमाणित प्रति लेने का सुझाव दिया, मगर सनाया अभी परिवार के खिलाफ खुलकर जाने को तैयार नहीं थी। उसने केवल इतना वादा किया कि यदि आवश्यकता पड़ी तो वह यह नहीं कहेगी कि मृणाल के संदेश झूठे हैं। नियति ने उस पर दबाव नहीं डाला। उसे पहली बार यह समझ आ रहा था कि सत्य खोजने के लिए हर कमता है। व्यक्ति को उसी क्षण नायक बनने की आवश्यकता नहीं होती। कभी कभी केवल यह महत्वपूर्ण होता है कि वह झूठ का हिस्सा बनने से इनकार कर दे। अगले दिन नियति और इसिरा एक फर्टिलिटी सेंटर पहुंची जहां 3 वर्ष पहले जांच हुई थी। अस्पताल ने गोपनीयता के कारण अबीर की व्यक्तिगत रिपोर्ट देने से साफ मना कर दिया, जो नियति को उचित भी लगा, लेकिन वह अपनी मेडिकल फाइल और संयुक्त परामर्श से संबंधित रिकॉर्ड मांग सकती थी। पहचान सत्यापन के बाद अस्पताल ने उसकी पुरानी रिपोर्ट, अपॉइंटमेंट इतिहास और डॉक्टर के परामर्श का सीमित सार उपलब्ध कराया। उसमें स्पष्ट लिखा था कि नियति के प्रारंभिक परीक्षण संतोषजनक थे और आगे की योजना दोनों जीवन साथियों की रिपोर्टों को साथ देकर तय की जानी थी। एक अन्य नोट में दर्ज था कि पति के लिए अलग विशेष यज्ञ परामर्श सुझाया गया था। डॉक्टर का पूरा चिकित्सीय निष्कर्ष उपलब्ध नहीं कराया गया, लेकिन इतना पर्याप्त था कि अबीर का मेरी सारी रिपोर्ट सामान्य थी वाला दावा संदिग्ध हो जाए। नियति ने अस्पताल से पूछा कि क्या उसकी रिपोर्ट कभी तीसरी व्यक्ति ने ली थी। रिकॉर्ड के अनुसार प्रिंटेड कॉपी पर परिवार द्वारा अधिकृत संपर्क के रूप में दर्ज एक नंबर को दी गई थी। वह नंबर मृणाल का था। नियति के लिए वह विवरण किसी थप्पड़ से कम नहीं था। उसे याद आया कि मृणाल ने रिपोर्ट लाकर कितना नियंत्रण चेहरा बनाया था। उन्होंने किसी डॉक्टर के सामने बैठकर नियति को समझने का अवसर नहीं दिया। उन्होंने पहले निष्कर्ष सुनाया, फिर कागज दिखाया और अगले ही सप्ताह उसके लिए एक नया उपचार शुरू करवा दिया। अस्पताल के मूल रिकॉर्ड में उस उपचार का कोई उल्लेख नहीं था। इसिरा ने पूछा कि बाकी दवाएं किस डॉक्टर ने लिखी। नियति ने पुराने मेडिकल बॉक्स, प्रिस्क्रिप्शन और भुगतान खोजने शुरू किए। उनमें से कुछ दवाएं एक अलग क्लिनिक के डॉक्टर ने लिखी थी, जहां मृणाल उसे स्वयं लेकर जाती थी। इसिरा ने साफ कहा कि वे बिना विशेषज्ञ राय के यह नहीं मानेगी कि दवाई अनुचित थी, लेकिन एक बात स्पष्ट थी, नियति को उसकी मूल रिपोर्ट के बारे में गलत जानकारी दी गई थी। अब सवाल यह नहीं था कि गलती हुई या नहीं, सवाल यह था कि गलती किसने की और किस उद्देश्य से। उसी सप्ताह वीरेंद्र ने नियति को फोन करने की कोशिश की। कॉल बहुत छोटा था और उनकी आवाज स्ट्रोक के कारण स्पष्ट नहीं थी। उन्होंने केवल उसका नाम लिया, फिर कहा कि घर में बात करना सुरक्षित नहीं है। उसके बाद लाइन कट गई। नियति का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने वापस फोन किया तो कई बार उत्तर नहीं मिला। कुछ देर बाद मृणाल का संदेश आया कि वीरेंद्र की तबीयत खराब है और नियति को उन्हें परेशान नहीं करना चाहिए। नियति को यह संयोग नहीं लगा। उसने अब पुराने दिनों के जोड़ना शुरू किया जब वीरेंद्र उसे कंपनी की रिपोर्ट दिखाते थे। उन्होंने एक बार कहा था कि कुछ वित्तीय निर्णय उन्हें अनुमोदन के बिना किए जा रहे हैं। उस समय नियति ने इसे पीढ़ियों के बीच सामान्य मतभेद समझा था। अब उसे शक था कि स्थिति कहीं अधिक गंभीर थी। यदि कंपनी के बड़े हॉल में उसका अपार्टमेंट बिना जानकारी के जोड़ा गया था तो संभव था कि और भी दस्तावेज ऐसे हो जिनमें उसके नाम या हस्ताक्षर का इस्तेमाल किया गया हो। इसिरा ने बैंक से जो अगली रिपोर्ट प्राप्त की उसमें स्थिति और चिंताजनक थी। ऋण आवेदन में नियति को प्रमोटर, फैमिली गारंटर और के रूप में सूचीबद्ध किया गया था,
जबकि वह कभी आरवेजा हार्वेस्ट ग्रुप की प्रमोटर या निदेशक नहीं रही थी। उसके नाम से एक घोषणा जुड़ी थी कि वह कंपनी की वित्तीय स्थिति से परिचित है और स्वेच्छा से संपत्ति को सुरक्षा के रूप में प्रस्तुत करती है। हस्ताक्षर डिजिटल थे। इसिरा ने फाइल को ध्यान से देखा और कहा कि तकनीकी जांच के बिना वह अभी जालसाजी घोषित नहीं करेगी, लेकिन यदि नियति ने अनुमति नहीं दी तो मामला गंभीर है। नियति को अचानक अपनी शादी की दूसरी वर्षगांठ से पहले ही एक रात याद आई। अभी उसका लैपटॉप इस्तेमाल कर रहा था और उसने उसका डिजिटल टोकन मांगा था, यह कहते हुए कि वीरेंद्र की पुनर्गठन योजना से जुड़े कुछ दस्तावेज पूरे करने हैं। नियति ने बिना शक किए उसे पासवर्ड बता दिया था। वह याद उसके भीतर अपराध बोध लेकर आई, मगर इसिरा ने कहा कि भरोसा करना अपराध नहीं है। किसी भरोसे का दुरुपयोग हुआ था या नहीं, यह साबित करना उनका काम है। जब अबीर ने फिर मिलने का आग्रह किया, इस बार नियति ने सहमति दे दी। दोनों एक निजी रेस्टोरेंट के शांत हिस्से में बैठे। अबीर ने शुरुआत पछतावे की। उसने कहा कि उसकी मां ने समारोह में जो किया वह गलत था और उसने उन्हें रोकना चाहिए था, लेकिन जैसे ही नियति ने कंपनी के हरण का मुद्दा उठाया, उसका व्यवहार बदल गया। उसने कहा कि व्यवसाय कठिन दौर से गुजर रहा था और कई फैसले तेजी से लेने पड़े। नियति ने पूछा कि क्या उसके अपार्टमेंट को गिरवे रखकर क्या फैसला भी तेजी में लिया गया था। अबीर कुछ क्षण चुप रहा, फिर बोला कि वह घर आखिर उनका संयुक्त भविष्य ही तो था। नियति ने उसे याद दिलाया कि वह संपत्ति उसके पिता ने विवाह से पहले उनके नाम छोड़ी थी। अभी ने कहा कि कंपनी बचाना भी परिवार को बचाना था। नियति ने बहुत शांत स्वर में पूछा कि क्या परिवार बचाने का मतलब पत्नी को बताए बिना उसकी संपत्ति इस्तेमाल करना है। अभी ने जवाब नहीं दिया। नियति ने तब पहली बार मेडिकल रिपोर्ट का प्रश्न छुआ, लेकिन पूरा सबूत नहीं दिखाया। उसने केवल पूछा कि क्या अबीर को 3 साल पहले हुए सभी परीक्षणों की सच्ची जानकारी थी। वह तुरंत सतर्क हो गया। उसने कहा कि यह पुरानी बात है और अब उसे खोदने का कोई अर्थ नहीं। नियति ने पूछा कि क्या उसकी अपनी रिपोर्ट सामान्य थी। अबीर की उंगलियां पानी के गिलास पर कस गई। उसने सीधा उत्तर देने के बजाय कहा कि डॉक्टर की भाषा जटिल होती है और मृणाल ने जो बताया था वही परिवार ने समझा। नियति ने उसकी आंखों में देखा और पहली बार महसूस किया कि वह डर रहा है। यह वह अपराध बोध नहीं था जो कई पति पत्नी में सार्वजनिक बेइज्जती के बाद महसूस करता। यह पकड़े जाने का डर था। अभी ने बातचीत समाप्त करने की कोशिश की और कहा कि यदि नियति सम्मानजनक समझौता न चाहती है तो उसे अतीत के हर दस्तावेज को हथियार बनने ही बनाना चाहिए। नियति ने जवाब दिया कि दस्तावेज हथियार तभी बनते हैं जब किसी ने पहले उनका इस्तेमाल झूठ छिपाने के लिए किया हो। राठौड़ हवेली लौटकर अबीर और मृणाल के बीच तीखी बहस हुई। नियति वहां नहीं थी, लेकिन बाद में उसे इनका संकेत में एक प्रत्याशित स्रोत से मिला। घर की पुरानी कर्मचारी कविता, जिससे विवाह के शुरुआती दिनों से नियति को देखा था, ने उसे गुप्त रूप में फोन किया। वह किसी पक्ष में पढ़ना नहीं चाहती थी, लेकिन उसने कहा कि पिछले 2 दिनों से मृणाल बार बार पुराने स्टडी रूम की अलमारी खुलवा रही है और कुछ फाइलें हटाई गई है। कविता ने यह भी बताया कि वीरेंद्र नियति का नाम लेकर उससे मिलने की जिद कर रहे थे, मगर मृणाल ने उनका फोन अपने पास रख लिया था। नियति ने कविता से कोई जोखिम लेने को नहीं कहा। उसने केवल पूछा कि क्या वीरेंद्र सुरक्षित है। जवाब मिला कि उनकी शारीरिक हालत स्थिर है, लेकिन घर का माहौल तनावपूर्ण है। फोन कटने के बाद नियति देर तक बेचैन रही, पर वीरेंद्र को खतरे में नहीं डालना चाहती थी। मगर यह भी स्पष्ट था कि समय बीतने के साथ महत्वपूर्ण रिकॉर्ड गायब हो सकते हैं। इसिरा ने उसी शाम औपचारिक कानूनी नोटिस का प्रारूप तैयार किया, जिसमें बैंक के हरण फाइल की प्रमाणित प्रतियां, डिजिटल हस्ताक्षर के उपयोग का रिकॉर्ड और अवेजा हार्वेस्ट ग्रुप के संबंधित अधिकृत संचार मांगा जाना था। नियति ने दस्तावेज पढ़ते हुए पूछा कि क्या नोटिस भेजने से सब कुछ खुला युद्ध नहीं बन जाएगा। इसिरा ने जवाब दिया कि युद्ध पहले ही शुरू हो चुका है। फर्क केवल इतना है कि अभी तक एक पक्ष को पता नहीं था कि उस पर हमला हो रहा है। नियति ने हस्ताक्षर कर दिए। उसी दौरान इसिरा की तकनीकी टीम साझा ईमेल अकाउंट की पुरानी बैंक कॉपी से कुछ हटाए गए संदेश प्राप्त करने में सफल हुई। उनमें अस्पताल द्वारा भेजा गया एक छोटा सूचना संदेश भी था, जिसमें लिखा था कि दोनों रिपोर्ट तैयार है और अलग अलग परामर्श की सलाह दी जाती है। उसमें भी अधिक महत्वपूर्ण एक स्वसंचालित लोग था, जिसे पता चला कि रिपोर्ट वाला ईमेल पहली बार उस डिवाइस से खोला गया था जो वर्षों से राठौड़ हवेली के घरोली नेटवर्क से जुड़ा था। नियति उस समय अपने ऑफिस में थी। अगले दिन सुबह सनाया ने फिर संदेश भेजा। इस बार उसने लिखा कि उसके पिता ने अवेजा हार्वेस्ट ग्रुप में निवेश प्रक्रिया अस्थायी रूप से रोक दी है। स्वतंत्र ऑडिट से पहले वे कोई पैसा जारी नहीं करेंगे। मृणाल इस निर्णय से क्रोधित थी और उन्होंने सनाया पर दबाव डाला कि वह अपने पिता को मनाए। सनाया ने मना कर दिया। उसने नियति को यह भी बताया कि मृणाल ने दावा किया है कि कंपनी की वर्तमान नकदी समस्या केवल इसलिए बनी क्योंकि वीरेंद्र बीमारी के बाद निर्णय लेने में सक्षम नहीं रहे, मगर वह दावा टीम के वित्तीय सलाहकार ने कुछ ऐसी गारंटियां प्रश्न उठाए
जो परिवार के निजी सदस्यों के नाम पर थी। नियति का शक मजबूत होता गया कि उसका नाम केवल एक बार इस्तेमाल नहीं हुआ होगा। उसने अपने पुराने दस्तावेज फिर खंगाले और एक एक्सेल फाइल मिली जो उसने कभी वीरेंद्र के लिए बनाई थी। उसमें घाटे वाली परियोजना के खर्च वास्तविक कंपनी रिकॉर्ड से बहुत कम थे। किसी ने बाद में वही परियोजना फिर शुरू की थी और शायद उसी को बचाने के लिए नए हण लिए गए थे। इसी बीच सार्वजनिक दबाव बढ़ता जा रहा था। नुराल के पक्ष से एक नया बयान सामने आया कि नियति भावनात्मक अस्थिरता में परिवार की निजी जानकारी का दुरुपयोग कर रही है। अबीर ने सार्वजनिक रूप से कुछ नहीं कहा, मगर उसका मौन अब नियति के लिए नया नहीं था। वह समझ चुकी थी कि जब तक उसे लाभ नहीं मिलता वह माँ और पत्नी के बीच खड़ा होने के बजाय एक तरफ हटता रहा। नियति ने किसी मीडिया को जवाब नहीं दिया। उसने अपने पुराने सहकर्मी से संपर्क किया और पूछा कि क्या भविष्य में वह फिर से पेशेवर काम शुरू कर सकती है। उस बातचीत ने उसे भीतर से अप्रत्याशित ताकत दी। 3 साल तक उसकी पहचान राठौर परिवार की बहू और बच्चा ना कर पाने वाली पत्नी तक सीमित कर दी गई थी। अब वह खुद को फिर से उस स्त्री की तरह देख रही थी जो जटिल वित्तीय मॉडल समझ सकती थी, संकटग्रस्त कंपनियों की संरचना पढ़ सकती थी और गलत आंकड़ों के पीछे छिपी कहानी पहचान सकती थी। रात लगभग 11 बजे इस इराक के नए नीति को लैपटॉप के पास बुलाया। तकनीकी विशेषज्ञ ने पासवर्ड सुरक्षित दूसरी मेडिकल फाइल खोलने का तरीका खोज लिया था, लेकिन इसिरा ने उसे पहले चेतावनी दी थी कि यह सामग्री भावनात्मक रूप से कठिन हो सकती है। नियति ने सिर हिलाया। स्क्रीन पर फाइल खुली। ऊपर अबीर राठौर का नाम था, नीचे कई परीक्षणों का विवरण और डॉक्टर की टिप्पणी थी। भाषा चिकित्सीय थी, मगर साफ स्पष्ट था अबीर की प्रजनन क्षमता से जुड़ी गंभीर समस्या पाई गई थी और विशेषज्ञ परामर्श की आवश्यकता थी। नियति कुछ देर तक बिल्कुल स्थिर बैठी रही। उसके मन में कोई विजय नहीं थी। उसे इस बात से दुख नहीं था कि समस्या अबीर में थी। यदि 3 वर्ष पहले उसने यह सच बताया होता तो नियति शायद उसका हाथ और मजबूती से पकड़ती। उसका दर्द इस बात का था कि उसने अपनी शर्म बचाने के लिए उसे दोषी बनने नहीं दिया। फाइल के उस साथ एक और छोटा दस्तावेज संलग्न था। डॉक्टर की परामर्श टिप्पणी। उसमें लिखा था कि दंपति को संवेदनशील तरीके से संयुक्त काउंसलिंग की सलाह दी गई थी और किसी भी उपचार से पहले दोनों को वास्तविक स्थिति समझाई जानी चाहिए। नीचे एक नोट था कि पति ने बाद में निजी परामर्श लिया। नियति की आंखों से आखिर आंसू निकल पड़े। उसने 3 वर्षों की विराट यादें, वह जब वह अबीर से कहती थी कि यदि वह कभी पिता न बन सके तो उसे छोड़ने का अधिकार है। अबीर हर बार उसे गले लगाता और कहता कि वह ऐसा कभी नहीं करेगा। उसी समय वह सच्चाई जानता था। शायद नुराल ने झूठ बनाया था, लेकिन उसे जीवित रखने के लिए अबीर की सहमति जरूरी थी। नियति ने धीरे से पूछा कि क्या यह पर्याप्त सबूत है कि उसने जानबूझकर उसे धोखा दिया। इसिरा ने कहा कि कानूनी प्रश्न अलग होंगे, लेकिन रिश्ते का उत्तर शायद नियति पहले ही जान चुकी थी। नियति अभी अपनी भावनाएं संभाल रही थी कि इसिरा के ईमेल पर बैंक से एक और दस्तावेज आया। उसमें उस हण आवेदन के साथ संलग्न एक हस्ताक्षरित घोषणा की स्पष्ट प्रति थी। नियति ने उसे ध्यान से देखा। हस्ताक्षर उसके डिजिटल सिग्नेचर से किए गए थे, मगर नीचे जो तारीख थी उस दिन वह दिल्ली में थी ही नहीं। वह अपने पुराने कार्यालय की ओर से बेंगलुरु में आयोजित एक प्रशिक्षण कार्यक्रम में गई थी, जिसका एयर टिकट और होटल रिकॉर्ड उसके पास मौजूद था। इससे भी अधिक चौंकाने वाली बात यह थी कि दस्तावेज के ऑथोराइज्ड विटनेस वाले हिस्से पर अबीर राठौर के इलेक्ट्रॉनिक अनुमोदन का रिकॉर्ड था। नियति की आंखें जम गई। जब तक वह सोच रही थी कि शायद कंपनी के किसी कर्मचारी ने उसके डिजिटल टोकन का गलत उपयोग किया होगा, लेकिन इस रिकॉर्ड का अर्थ था कि अबीर कम से कम उस प्रक्रिया के बहुत निकट था। उसी क्षण नियति के फोन पर एक संदेश आया। भेजने वाला नंबर अनजान था। संदेश में केवल एक तस्वीर थी, राठौर हवेली के स्टडी रूम की पुरानी अलमारी से निकला गया पूरा फोल्डर। उस पर हाथ से लिखा था UNR मेडिकल फाइनेंशियल प्राइवेट। तस्वीर के नीचे सिर्फ एक वाक्य था, अगर आपको पूरा सच चाहिए तो जल्दी कीजिए, यह फाइल शायद कल तक यह ना रहे। नियति ने स्क्रीन इसिरा को दिखाई और बढ़ाई। दोनों ने एक दूसरे को देखा। कुछ मिनट बाद उसी नंबर से दूसरी तस्वीर आई। इस बार फोल्डर थोड़ा खुला था और भीतर दिखाई दे रहे पहले पन्ने के ऊपरी हिस्से पर अवेंजा हेरवेस्ट ग्रुप का लोगो था। नीचे एक ऐसा शब्द लिखा था जिसने नियति की सांस रोक दी, गारंटी अमेंडमेंट। मेडिकल झूठ और कंपनी के हड अब अलग अलग घटनाएं नहीं रह गए थे। किसी ने वर्षों से उसकी कमजोरी, उसके विश्वास और उसके नाम तीनों का एक साथ इस्तेमाल किया था। नियति ने उस अनजान नंबर से आई तस्वीरों को कई बार बढ़ा करके देखा। पूरे फोल्डर पर उसका नाम था और भीतर दिखाई दे रहे दस्तावेजों में मेडिकल रिकॉर्ड तथा अवेंजा हार्वेस्ट ग्रुप की गारंटी से जुड़ी फाइलें साथ रखी थी। यह संयोग नहीं हो सकता था। इसिरा ने तुरंत उसे समझाया कि किसी अज्ञात व्यक्ति की भेजी तस्वीर अपने आप में अंतिम प्रमाण नहीं हो सकता था, लेकिन इससे यह पता जरूर चलता है कि राठौर हवेली में कोई ऐसा व्यक्ति मौजूद है जो नियति से सच छिपाने जाने की बात जानता है। नियति के मन में सबसे पहले कविता का नाम आया,
मगर तस्वीर भेजने का तरीका उससे स्वभाव से मेल नहीं खाता था। उसने उस नंबर पर फोन किया पर नंबर बंद था। कुछ देर बाद संदेश भेजा लेकिन उत्तर नहीं आया। इसरा ने उसे हवेली जाने से मना किया। यदि मृणाल सचमुच दस्तावेज हटवा रही थी तो सीधे वहां पहुंच जाना उसे चेतावनी देने जैसा होता। नियति ने पहली बार अपनी भावनाओं पर पूरी तरह नियंत्रण रखा। वह अब दरवाजे तोड़कर सच निकालना नहीं चाहती थी। वह चाहती थी कि झूठ खुद अपने निशान छोड़ता जाए। अगले दिन इसिरा ने बैंक और कंपनी के रिकॉर्ड को अलग अलग समय रेखा में रखना शुरू किया। नियति ने भी वर्षों पुरानी अपनी नोटबुक निकाली जिनमें वह वीरेंद्र का कहने पर अवेंजर हार्वेस्ट ग्रुप की वित्तीय समस्याओं से जुड़े आंकड़े लिखती थी। धीरे धीरे एक पैटर्न सामने आने लगा। जिस परियोजना को वीरेंद्र ने घाटे के कारण रोकने का निर्णय लिया था उसे कुछ महीनों बाद नई सहायक कंपनी के नाम से फिर सक्रिय किया गया था। उस परियोजना के लिए गए हरणों में निजी गारंटी जोड़ी गई थी और उनमें से एक नियति के अपार्टमेंट से जुड़ी थी। कागजों में उसे ऐसा दिखाया गया था जैसे वह कंपनी की वित्तीय स्थिति से पूरी तरह परिचित और सहमत हो। नियति ने इसिरा से कहा कि यदि उससे स्वयं वह मॉडल बनाया था कि परियोजना नुकसान देगी तो वह उसी परियोजना के लिए अपनी संपत्ति क्यों गिरवे रखती। यही विरोधाभास उनकी सबसे मजबूत बात बन सकता था। इसिरा ने इस सिर हिलाया और कहा कि अब उन्हें यह पता करना होगा कि दस्तावेज तैयार किसने किए और किसके निर्देश पर। इस दौरान सनाया ने एक और महत्वपूर्ण जानकारी दी। उसके पिता महेश वाधवा की स्वतंत्र ऑडिट टीम ने अवेंजर हार्वेस्ट ग्रुप के कुछ अंतर कंपनी लेन देन पर सवाल उठाए थे। धन मुख्य कंपनी से एक छोटी वितरण इकाई में गया था, फिर वहां से सलाहकार शुल्क और अग्रिम भुगतान के नाम पर कई खातों में बांटा गया। सनाया ने स्पष्ट किया कि उसके पास कोई ऐसा प्रमाण नहीं है जिससे वह चोरी या अपराध साबित कर सके, लेकिन वित्तीय संरचना सामान्य नहीं लग रही थी। सबसे अधिक चिंता की बात यह थी कि मृणाल निवेश जल्दी बंद करवाना चाहती थी, जबकि वीरेंद्र की पुरानी स्वीकृति कई कागजों में अनुपस्थित थी। नियति को वह दिन याद आया जब वीरेंद्र ने उसे कहा था कि कंपनी की ताकत उसका नाम नहीं उसकी विश्वसनीयता है। जब उसने उनकी बात को एक बुजुर्ग उद्योगपति की सावधानी समझा था, अब उसे लग रहा था कि वह सावधानी दरअसल डर थी। शायद वीरेंद्र पहले ही समझ चुके थे कि उनका अपना परिवार कंपनी को ऐसे रास्ते पर ले जा रहा है जहां से वापस लौटना कठिन होगा। 2 दिन बाद आखिरकार वीरेंद्र ने फिर संपर्क किया। इस बार कॉल एक पुराने लैंडलाइन नंबर से आया। उनकी आवाज धीमी और टूटी हुई थी मगर शब्द साफ थे। उन्होंने नियति से कहा कि वह उनसे बाहर मिलना चाहते हैं। इसिरा ने सुरक्षा को लेकर संदेह बताया, इसलिए मुलाकात एक पुराने निजी पुनर्वास केंद्र के शांत बगीचे में तय हुई जहां वीरेंद्र नियमित फिजियोथेरेपी के लिए जाते थे। उन्हें देखकर नियति का दिल भर आया। कभी सख्त और प्रभावशाली दिखने वाला वीरेंद्र अब छड़ी और सहायिका के सहारे चलते थे, फिर भी उनकी आंखों की दृढ़ता वही थी। उन्होंने नियति का हाथ पकड़कर सबसे पहले माफी मांगी। नियति कुछ कहती उससे पहले उन्होंने कहा कि उन्होंने बहुत देर तक घर की शांति बचाने की कोशिश की और उसी कोशिश में गलत लोगों को खुली जगह दे दी। उन्होंने स्वीकार किया कि उन्हें लगभग 2 साल पहले पता चला था कि नियति के नाम से कुछ वित्तीय दस्तावेज तैयार किए जा रहे हैं। उस समय अभि ने भरोसा दिलाया था कि नियति सब जानती है। वीरेंद्र ने बताया कि उन्हें संदेह तब हुआ जब एक बैंक प्रतिनिधि ने फोन पर नियति की व्यक्तिगत गारंटी का जिक्र किया। उन्होंने अभि से पूछा तो उसने कहा कि नियति ने स्वेच्छा से परिवार की मदद की है। वीरेंद्र ने स्वयं नियति से पुष्टि करने की कोशिश की, लेकिन उसी सप्ताह कंपनी में बड़ा संकट पैदा हो गया और फिर उनकी तबीयत बिगड़ने लगी। बाद में उन्होंने अपने पुराने चार्टर्ड अकाउंट से कुछ फाइलें मंगवाई। उन्हीं फाइलों में उन्हें यह देखकर झटका लगा कि नियति की संपत्ति का मूल्य उस हॉर्न संचालकता में जोड़ा गया था जिन्हें उन्होंने मजबूरी नहीं दी थी। उन्होंने अभि से फिर सवाल किया। इस बार मृणाल बीच में आ गई और कहा कि परिवार के भीतर विश्वास की बातें कागजों से नहीं नापी जाती। वीरेंद्र ने नियति को देखते हुए कहा कि यदि वह क्षण था जब उन्हें समझ जाना चाहिए था कि बात केवल व्यापारिक निर्णय की नहीं, लेकिन उन्होंने परिवार टूटने के डर से मामला दबा दिया। उनका वही डर अब उन्हें सबसे बड़ा अपराध लगता था। नियति ने उनसे मेडिकल फाइलों के बारे में पूछा। यह सवाल सुनते ही वीरेंद्र कुछ देर चुप रहे। उन्होंने कहा कि बीमारी से पहले एक शाम उन्होंने मृणाल और अभीर की बहस सुनी थी। मृणाल कह रही थी कि अगर सच बाहर गया तो सिर्फ शादी नहीं, अभीर का आत्मविश्वास भी खत्म हो जाएगा। वीरेंद्र ने उस समय पूछा तो उन्हें बताया गया कि बात किसी निजी स्वास्थ्य समस्या की है और नियति सब जानती है। उन्हें संदेह जरूर हुआ क्योंकि अगले ही दिन उन्होंने नियति को मंदिर के कमरे में अकेले रोते देखा था। उन्होंने उससे बात करनी चाहिए, लेकिन मृणाल हमेशा किसी न किसी बहाने बीच में आ जाती। वीरेंद्र को असली मेडिकल रिपोर्ट कभी नहीं दिखाई गई, फिर भी उन्हें इतना समझ आ गया था कि घर में जो कहानी सुनाई जा रही थी वह पूरी नहीं है। नियति की आंखें भर आई। उसे पहली बार महसूस हुआ कि घर में किसी ने उसकी पीड़ा देखी जरूर थी, लेकिन सच बोलने की हिम्मत किसी में नहीं हुई। वीरेंद्र ने अपने बैग से एक छोटी डायरी निकाली। उसमें तारीखों के साथ कई नोट लिखे थे। एक पन्ने पर उस फर्टिलिटी सेंटर का नाम, डॉक्टर का नाम और मृणाल की गाड़ी का नंबर दर्ज था।
उन्होंने बताया कि स्ट्रोक से पहले उन्होंने ड्राइवर से पूछा था कि मृणाल वहां कितनी बार गई। ड्राइवर ने कहा था कि वह कम से कम 3 बार अकेली गई थी। नियति के अनुसार वह स्वयं केवल 2 बार गई थी। इसका अर्थ था कि मृणाल उसके बिना भी सेंटर संपर्क कर रही थी। वीरेंद्र ने कहा कि उसके पास यह साबित करने वाली दस्तावेज नहीं है कि रिपोर्ट बदली गई, लेकिन उन्हें हमेशा लगा कि मेडिकल मामलों का इस्तेमाल नियति को दबाने के लिए किया जा रहा है। नियति ने अपनी असली रिपोर्ट और अभीर की गोपनीय रिपोर्ट के बारे में उन्हें बताया। वीरेंद्र ने आंखें बंद कर ली। उनके चेहरे पर दुख था, लेकिन आश्चर्य बहुत कम, जैसे जिस सच में वर्षों से डरते रहे थे कि वह अब उनके सामने खड़ा हो गया हो। मुलाकात के बाद नियति सीधे उसकी फर्टिलिटी सेंटर नहीं गई। इसी राह ने पहले अस्पताल को लिखित अनुरोध भेजा कि नियति की मूल रिपोर्ट उसे जारी की गई प्रतियों और अधिकृत संपर्कों का रिकॉर्ड संरक्षित रखा जाए। कुछ दिनों बाद अस्पताल से जवाब मिला कि पुराने प्रशासनिक लोक में एक संशोधित प्रिंट रिक्वेस्ट दर्ज थी। मूल मेडिकल परिणाम नहीं बदला गया था, लेकिन मरीज के लिए तैयार सारांश की 2 अलग प्रिंट कॉपियां बनाई गई थी। एक सामान्य चिकित्सीय सारांश था और दूसरा फैमिली कम्युनिकेशन कॉपी के रूप में चिन्हित था। अस्पताल ने यह भी स्पष्ट किया कि वह दूसरी प्रति डॉक्टर द्वारा अंतिम रिपोर्ट के स्थान पर उपयोग करने के लिए नहीं थी। नियति ने दस्तावेज पढ़ते हुए महसूस किया कि शायद मृणाल ने सीधे लैब परिणाम बुलवाए नहीं थे। उन्होंने किसी अधूरे या संदर्भहीन कागज को सच की तरह प्रस्तुत किया था। यह कानूनी रूप से अलग बात हो सकती थी, लेकिन भावनात्मक रूप से धोखा उतना ही बड़ा था। अभीर का व्यवहार भी बदल रहा था। पहले वह नियति को समझौते के लिए मानता था, अब उसके संदेशों में बेचैनी दिखाई देने लगी थी। उसने लिखा कि मेडिकल बातों को वकीलों तक ले जाना अनावश्यक है और परिवार की निजी कमजोरी को सार्वजनिक करना सबके लिए विनाशकारी होगा। नियति ने जवाब दिया कि उसने अभी तक किसी निजी रिपोर्टर को सार्वजनिक नहीं किया है। उसने केवल अपने साथ किए गए व्यवहार का सच जानना शुरू किया है। अभीर ने फिर लिखा कि कुछ सच रिश्ते बचाने के लिए छिपाए जाते हैं। इस वाक्य ने नियति को भीतर तक घायल कर दिया। उसने लंबे उत्तर की जगह केवल पूछा, किस रिश्ते को बचाने के लिए? वह रिश्ता जिसमें पत्नी का दोषी बनाया गया, या वह रिश्ता जिसमें अब पति अपना डर छिपाता रहा? अभी ने कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन लगभग 1 घंटे बाद मृणाल का संदेश आया। उन्होंने नियति को चेतावनी दी थी कि वह बीमार आदमी की मेडिकल कमजोरी को बदलने के लिए इस्तेमाल न करे। इससे पहली बार प्रत्यक्ष रूप से साबित हुआ कि मृणाल जानती थी कि नियति अभीर की रिपोर्ट तक पहुंच चुकी है। इस राह ने सलाह दी कि नियति अभीर से आमने सामने एक अंतिम बातचीत करे, लेकिन इस बार उद्देश्य भावनात्मक समाधान नहीं, तथ्य स्पष्ट करना हो। मुलाकात इसी राह के कार्यालय में हुई। अभीर आते ही नाराज था। उसने कहा कि पति पत्नी के बीच की निजी मेडिकल जानकारी को तीसरे व्यक्ति के सामने रखना शर्मनाक है। नियति ने शांत स्वर में कहा कि शर्म बीमारी में नहीं, झूठ में होती है। फिर उसने अपनी रिपोर्ट की प्रमाणित प्रति उसके सामने रखी और पूछा कि क्या उसने 3 साल पहले यह रिपोर्ट देखी थी। अभीर ने कुछ नहीं कहा। नियति ने दूसरी ओर अस्पताल की संयुक्त परामर्श टिप्पणी रखी। उसकी उंगलियां कांपने लगी। कुछ देर बाद उसने स्वीकार किया कि डॉक्टर ने उसे कहा था कि समस्या उसकी तरफ अधिक गंभीर है। नियति ने पूछा कि फिर उसने उसे क्यों बताया कि उसकी अपनी रिपोर्ट सामान्य है और समस्या केवल पत्नी में है। अभीर ने आंखें नीचे कर ली। उसकी चुप्पी वहीं उतर थी जिसका नियति 3 साल से इंतजार कर रही थी। अभीर ने आखिर कहा कि वह उस समय टूट गया था। व्यवसाय का दबाव, पिता की उम्मीदें और मृणाल का लगातार यह कहना कि राठौड़ परिवार का उत्तराधिकारी होना उसकी जिम्मेदारी है, सब कुछ उसे भयभीत कर रहा था। उसने कहा कि डॉक्टर की रिपोर्ट सुनने के बाद उसे लगा जैसे उसकी पूरी पहचान खत्म हो गई हो। मृणाल ने उसे समझाया कि कुछ महीनों के लिए बात छिपा दी जाए, बाद में सही समय पर नियति को बता देंगे। मगर समय बीतता गया और झूठ बड़ा होता गया। नियति ने पूछा कि जब उसकी माँ उसे दोष देती थी तब वह चुप क्यों रहता था। अभि ने धीमे स्वर में कहा कि हर बार सच बोलना पहले से अधिक कठिन हो जाता है। उसे डर था कि नियति उसे कमजोर समझेगी, परिवार में उसका सम्मान कम होगा और मीडिया तक बात पहुंची तो उसका मजाक बनाया जाएगा। नियति के आंखों से आंसू बह निकले पर आवाज ठंडी रही। उसने कहा कि उसने अपनी प्रतिष्ठा बचाने के लिए उसकी प्रतिष्ठा नष्ट होने दी। सबसे दर्दनाक क्षण तब आया जब नियति ने पूछा कि क्या उसने कभी उसे सच बताने का निश्चय किया था। अभि ने कहा कि कई बार उसने बताया कि एक रात वह सारी रिपोर्ट लेकर उसके कमरे तक आया था, लेकिन वहां उसे रोते हुए देखकर वापस चला गया। नियति ने पूछा कि क्या उसी रात उसने उसे गले लगाकर कहा था कि बच्चे से ज्यादा उनका रिश्ता महत्वपूर्ण है। अभि ने सिर झुका लिया। नियति की सांसें जैसे रुक गई। उसे एहसास हुआ कि जिस स्मृति को वह वर्षों तक प्रेम का प्रमाण मानती रही, उसी रात अभि सच जानते हुए उसे अपराध बोध को जीवित छोड़ गया था। उसने कोई चीख नहीं मारी। उसने सिर्फ फाइल बंद कर दी और कहा कि समस्या कभी उसके पिता बनने की क्षमता नहीं थी। यदि वह सच बताता
तो उसके साथ इलाज करवाती, विकल्प खोजती और शायद जीवन पर उसके साथ रहती। समस्या यह थी कि उसने अपने डर के बचने के लिए पत्नी को 3 साल तक गलत इंसान बनने दिया। इसिरा ने तब वित्तीय दस्तावेज सामने रखे। अबीर का चेहरा तुरंत बदल गया। उसने कहा कि मेडिकल मामला और कंपनी का मामला अलग है। नियति ने उत्तर दिया कि शायद उसके लिए अलग हो, लेकिन उसके लिए दोनों में एक समान चीज है। उसकी जानकारी के बिना उसके नाम का इस्तेमाल बैंक की गारंटी की प्रति देखकर अबीर ने पहले दावा किया कि कानूनी टीम ने प्रक्रिया संभाली होगी। मगर जब इसिरा ने उसे दस्तावेज पर उसके इलेक्ट्रॉनिक अनुमोदन की जानकारी दिखाई तो उसकी सफाई कमजोर पड़ गई। कुछ देर बाद उसने स्वीकार किया कि कंपनी को तत्काल हरण चाहिए था और बैंक अतिरिक्त सुरक्षा मांग रहा था। मृणाल ने कहा था कि नियति परिवार का हिस्सा है और बाद में औपचारिक सहमति ले ली जाएगी। अबी ने माना कि उसने प्रक्रिया रोकने के बजाय इसे आगे बढ़ने दिया। उसने फिर कहा कि उसका उद्देश्य नियति की संपत्ति छीनना नहीं था, लेकिन नियति अब उद्देश्य से अधिक परिणाम देख रही थी। अबी ने दावा किया कि अवेंजर हार्वेस्ट ग्रुप अस्थायी संकट में था और यदि हरण नहीं मिलता तो हजारों कर्मचारियों की नौकरियां खतरे में पड़ सकती थी। उसने अपने निर्णय को कंपनी बचाने की मजबूरी बताया। नियति ने तुरंत पूछा कि यदि स्थिति इतनी गंभीर थी तो वीरेंद्र को पूरी जानकारी क्यों नहीं दी गई। अबीर ने जवाब दिया कि पिता हर जोखिम को रोक देते और कंपनी बाजार से बाहर हो जाती। तभी इसिरा ने घाटे वाली सहायक कंपनी के लेन देन सामने रखे। अबीर ने उन्हें देखकर कहा कि वह हर भुगतान का व्यक्तिगत विवरण नहीं जानता। यह बात नियति को पूरी तरह विश्वसनीय नहीं लगी, लेकिन पहली बार उसने महसूस किया कि शायद मृणाल और अबीर के अपराध का स्तर एक जैसा नहीं था। अबीर कायर, स्वार्थी और गंभीर गलत निर्णय लेने वाला था, लेकिन क्या वह पूरी वित्तीय योजना का सूत्रधार भी था? इस प्रश्न का उत्तर अभी स्पष्ट नहीं था और यही अस्पष्टता अगले सच को अधिक खतरनाक बना रही थी। उस शाम वीरेंद्र ने इसिरा को कुछ पुराने बोर्ड पेपर भेजे। उनमें एक दस्तावेज विशेष रूप से महत्वपूर्ण था। लगभग 14 महीने पहले वीरेंद्र ने लिखित रूप से निर्देश दिया था कि उनकी अनुमति के बिना परिवार की व्यक्तिगत संपत्तियों को किसी नए कॉरपोरेटर से न जोड़ा जाए। उस निर्देश के बाद भी नियति की संपत्ति गारंटी में शामिल की गई थी। इसका अर्थ था कि किसी ने जानबूझकर संस्थापक के लिखित आदेश को दरकिनार किया था। दूसरे दस्तावेज में परियोजना का अनुमान घाटा दर्ज था, लेकिन बाद की रिपोर्ट में वही परियोजना अचानक लाभकारी दिखाई गई। नियति ने संख्याएं देखकर तुरंत पहचाना कि कुछ भविष्य के संभावित राजस्व को वास्तविक आय की तरह पेश किया गया था। यह तकनीकी हेरफेर था, सीधी नकदी चोरी का प्रमाण नहीं, मगर निवेशक को कंपनी की स्थिति बेहतर दिखाने के लिए पर्याप्त था। सनाया के पिता का निवेश यदि उसी रिपोर्ट पर आधारित होता तो वाधवा परिवार को अधूरी तस्वीर दी जाती। कुछ ही दिनों में स्थिति और उलझ गई। अवेंजर हार्वेस्ट ग्रुप के मुख्य वित्त अधिकारी संजीव अरोड़ा ने अचानक इस्तीफा दे दिया। उनके आधिकारिक पत्र में स्वास्थ्य कारण लिखा था, मगर वीरेंद्र ने बताया कि संजीव वर्षों से कंपनी में थे और बिना नोटिस के जाने वाले में से नहीं थे। नियति ने उनके संपर्क करने की कोशिश की। पहले कोई उत्तर नहीं मिला। फिर रात को एक छोटा सा संदेश आया, मेरे पास जो था मैंने बचा कर रखा है, अभी मुझसे संपर्क मत कीजिए। उसके बाद फोन बंद हो गया। इसिरा ने कहा कि उन्हें उस पर भरोसा भी नहीं करना चाहिए और दबाव भी नहीं डालना चाहिए, लेकिन यह संदेश महत्वपूर्ण था। यदि संजीव के पास कंपनी के मूल्य वित्तीय रिकॉर्ड थे तो वह बता सकता था कि गारंटी किसके तैयार करवाई और घाटे वाली परियोजना के आंकड़े किसने बदले। नियति को पहली बार डर महसूस हुआ कि यह मामला सिर्फ उसके विवाह के टूटने से बहुत आगे जा चुका है। इसी दौरान कविता ने फिर फोन किया। उसकी आवाज डरी हुई थी। उसने बताया कि मृणाल ने स्टडी रूम की पुरानी अलमारी खाली करवा दी है। कुछ फाइलें अबीर के कार्यालय में भेजी गई, कुछ किसी अज्ञात व्यक्ति को दी गई और एक छोटा धातु का बॉक्स निजी तिजोरी में रखवाया गया। कविता ने यह भी कहा कि उसे अब घर के ऊपरी हिस्से में जाने से मना कर दिया गया है। नियति ने उसे तुरंत चुप रहने और कोई तस्वीर न लेने की सलाह दी। वह नहीं चाहती थी कि एक घरेलू कर्मचारी उसकी वजह से खतरे में पड़े, लेकिन कविता ने चाहते एक वक्त बात कही जिसने नियति का ध्यान खींचा। उसने बताया कि मृणाल बार पुराने गहनों का हिसाब पूछ रही थी और नौकरों से यह पुष्टि करवा रही थी कि आखिर बार परिवार की विरासत वाला हार किसने देखा था। नियति को यह अजीब लगा। जिस घर में वित्तीय संकट, तलाक और बोर्ड विवाद चल रहा था, वहाँ अचानक पुराने गहनों की चिंता क्यों बढ़ गई। अगली सुबह मृणाल स्वयं नियति से मिलने इसिरा के कार्यालय पहुंची। वह हमेशा की तरह सलीके से तैयार थी और चेहरे पर नियंत्रण था। उन्होंने कहा कि चाहे नियति उन्हें पसंद करे या नहीं, अब वह भी परिवार की प्रतिष्ठा से जुड़ी है। उन्होंने प्रस्ताव दिया कि यदि नियति वित्तीय दावे और मेडिकल विवाद वहीं समाप्त कर दे तो उसे पहले से अधिक बड़ा समझौता किया जाएगा। नियति ने पूछा कि इतना पैसा देने की आवश्यकता क्यों है, यदि परिवार ने कुछ गलत नहीं किया। मृणाल मुस्कुराई और बोली कि अमीर परिवार शांति खरीदते हैं क्योंकि अदालतों में सच से ज्यादा समय खर्च होता है। फिर उन्होंने बेहद ठंडे स्वर में कहा कि हर व्यक्ति के अतीत में ऐसी बातें होती है जिन्हें सार्वजनिक नहीं होना चाहिए। नियति ने उस धमकी को समझ लिया, लेकिन इस बार वह डरी नहीं।
उसने कहा कि उसने कोई अपराध नहीं किया जिसे छिपाने के लिए उसे शांति खरीदनी पड़े। मृणाल का चेहरा पहली बार कठोर हो गया। चाहते मृणाल ने एक बार और कही। उन्होंने कहा कि वीरेंद्र बूढ़े और बीमार है, इसलिए उनकी बातों को अंतिम सत्य मानना समझदारी नहीं होगी। नियति ने तुरंत महसूस किया कि उन्हें वीरेंद्र से हुई मुलाकात की जानकारी है। इसका अर्थ था कि या तो कोई उनका पीछा कर रहा था या घर के भीतर से लगातार सूचना पहुंच रही थी। इसरा ने सुरक्षा बढ़ाने की सलाह दी और नियति में अकेले कहीं ना जाने को कहा। उसी शाम वीरेंद्र ने अपना लिखित बयान और तैयार करवाना शुरू किया, जिसमें वह वित्तीय गारंटी और अपने निर्देशकों का विवरण देना चाहते थे, लेकिन बयान पूरा होने से पहले उन्हें अचानक अस्पताल में भर्ती करना पड़ा। डॉक्टर ने इसे रक्तचाप और थकान से जुड़ी समस्या बताया। नियति अस्पताल पहुंची, मगर मृणाल ने उसे कमरे में जाने से रोक दिया। अबीर ने वहां खड़ा था, लेकिन हमेशा की तरह उसके माँ का विरोध नहीं किया। नियति ने उस क्षण उसे कोई उम्मीद करना भी बंद कर दिया था। रात में इसिरा के कार्यालय वापस लौटते समय नियति को संजीव अरोड़ा का ईमेल आया। उसमें केवल एक स्कैन की गई शीट थी। यह आंतरिक स्वीकृति सूची थी, जिसमें उस सहायक कंपनी के बड़े भुगतान दर्ज थे। 2 जगह मृणाल राठौड़ के निजी कार्यालय का अनुमोदन था, जबकि एक महत्वपूर्ण राशि पर अबीर का हस्ताक्षर मौजूद नहीं था। इससे पहले बार संभावना बनी कि कुछ वित्तीय निर्णय अबीर की जानकारी से भी बाहर किए गए हो, लेकिन अंतिम पंक्ति सबसे चौंकाने वाली थी। वहां इमरजेंसी कोलेटरल सब्स्टिट्यूशन के सामने नियति की संपत्ति का कोड लिखा था और उसके नीचे निर्देश देने वाले व्यक्ति के रूप में मृणाल के निजी सचिव का नाम था। नियति ने इसिरा से कहा कि अब उन्हें उस भरे फोल्डर की तस्वीर समझ आने लगी है। मेडिकल झूठ ने उसे घर में कमजोर रखा, जबकि वित्तीय दस्तावेजों ने उसके नाम को कंपनी के लिए उपयोगी बना दिया। शायद उसकी कमजोरी कभी दुर्घटना नहीं थी, उसे व्यवस्थित रूप से कमजोर रखा गया था। लेकिन नियति को अभी भी एक सवाल परेशान कर रहा था, क्या मृणाल ने यह सब शुरू से योजना बनाकर किया था या परिस्थितियों के साथ अवसर देखती रही। इसिरा ने कहा कि अदालत में मनोविज्ञान नहीं, घटनाएं साबित करनी होंगी। उन्होंने उपलब्ध प्रमाणों की सूची बनाई, वास्तविक मेडिकल रिपोर्ट, अभी का ज्ञान मृणाल के द्वारा रिपोर्ट प्राप्त करना, नियति की संपत्ति का बिना स्पष्ट सहमति उपयोग, वीरेंद्र का लिखित निर्देश, वित्तीय अनुमोदन और संभावित भ्रामक निवेश दस्तावेज। नियति ने महसूस किया कि कहानी अब पहली बार सीधी दिखाई दे रही है। लेकिन तभी उसके फोन पर पुलिस स्टेशन से कॉल आया। अधिकारी ने उसका पूरा नाम पूछा और कहा कि उसे अगले दिन बयान के लिए उपस्थित होना होगा। नियति ने कारण पूछा तो अधिकारी ने औपचारिक स्वर में बताया कि राठौड़ परिवार की ओर से एक शिकायत दर्ज हुई है। घर से मूल्यवान पारिवारिक आभूषण और कुछ गोपनीय कंपनी दस्तावेज गायब बताए गए हैं। नियति के हाथ से फोन लगभग छूट गया। इसिरा ने तुरंत स्पीकर ऑन करवाया और अधिकारी ने शिकायत का विवरण पूछा। उत्तर सीमित था, लेकिन इतना स्पष्ट था कि संदेह नियति पर जताया गया है, क्योंकि समारोह की रात वह गुस्से में घर छोड़कर गई थी और बाद में उसका सामान हवेली से निकाला गया था। शिकायत में यह भी कहा गया था कि कुछ दिनों कंपनी के निजी दस्तावेज बाहरी लोगों तक पहुंचा रहे हैं। नियति ने स्तब्ध होकर इसिरा की ओर देखा। अब सब समझ आ जाया, मृणाल पुराने गहनों का हिसाब क्यों पूछ रही थी, नौकरों से आखिरी बार देखने की पुष्टि क्यों करवा रही थी और अचानक अलमारियां क्यों खाली हो रही थी। जो महिला 3 साल तक उसे दोषी बनाकर जीती रही थी, अब वह तरीका कानून के सामने का इस्तेमाल करने जा रही थी। लेकिन इस बार नियति अकेली भ्रमित होकर अपराध बोध से दबाई हुई बहू नहीं थी। कुछ मिनट बाद कविता का घबराया हुआ संदेश आया। उसने लिखा कि पुलिस हवेली पहुंची थी और मृणाल सबके सामने कह रही थी कि नियति जाते समय परिवार की चीजें साथ ले गई होंगी। फिर एक दूसरी खबर आई जिसने मामला और गंभीर कर दिया। गायब बताए गए दस्तावेजों में वहीं पुरानी गारंटी फाइल और कुछ मेडिकल कागज भी शामिल थे, जिनकी तस्वीर नियति को अज्ञात नंबर से भेजी गई थी। यदि पुलिस उन तस्वीरों के स्रोत तक पहुंची तो मृणाल दावा कर सकती थी कि फाइलें पहले नियति के पास थी। इसिरा ने तुरंत नियति का फोन सुरक्षित किया और कहा कि अब हर मिनट महत्वपूर्ण है। नियति ने स्क्रीन पर मृणाल का नाम देखा। कुछ ही क्षण बाद उनका संदेश आया, तुमने परिवार छोड़ने का फैसला किया था नियति, अब जो चीजें परिवार की है उन्हें लौटाने के लिए तैयार रहना। नियति ने संदेश पढ़ा और पहली बार उसके चेहरे पर भय से अधिक कठोरता दिखाई दी। 3 साल तक मृणाल ने उसे यह विश्वास दिलाया था कि वह दोषपूर्ण पत्नी है। अब वह उसे चोर साबित करना चाहती थी, लेकिन इस बार उनके सामने वह स्त्री नहीं थी जो अपनी मेडिकल रिपोर्ट तक किसी और के हाथ से स्वीकार कर लेती थी। नियति ने इसिरा की ओर देखकर कहा कि वह अगले दिन पुलिस स्टेशन जाएगी, हर प्रश्न का उत्तर देगी और किसी झूठे आरोप से भागेगी नहीं। फिर उसने भूरे फोल्डर की तस्वीर खोली और गौर से उसके किनारे को देखा। तस्वीर के पीछे कमरे की दीवार पर लगी घड़ी का थोड़ा हिस्सा दिखाई दे रहा था। उसके नीचे कांच में किसी व्यक्ति की धुंधली परछाई थी।
चेहरा साफ नहीं था, लेकिन हाथ में पहनी एक खास पुरानी अंगूठी पहचानने योग्य थी। नियति की सांस रुक गई। वह अंगूठी उसने वर्षों से केवल एक ही व्यक्ति की उंगली में देखी थी। वह व्यक्ति मृणाल नहीं थी, और यदि नियति की पहचान सही थी तो इस खेल में अब तक जिसे वह अपना सबसे कमजोर सहयोगी समझती रही थी, शायद वही व्यक्ति उसके कहीं अधिक सच जानता था। नियति ने तस्वीर में दिखाई दे रही धुंधली परछाई को बार बार बड़ा करके देखा। कांच में उभरा चेहरा पहचानना संभव नहीं था, लेकिन दाहिने हाथ की उंगली में पहनी भारी चांदी की अंगूठी स्पष्ट थी। उस पर पुराने राठौड़ परिवार का छोटा सा देहन बना था। ऐसी अंगूठी वर्षों से केवल वीरेंद्र पहनते थे। नियति के भीतर आश्चर्य और चिंता एक साथ उठे। क्या वही व्यक्ति था जिसने भूरे फोल्डर की तस्वीर भेजी थी? इशिरा ने जल्दबाजी में निर्कस निकालने से मना किया। वीरेंद्र अस्पताल में थे और उनकी शारीरिक स्थिति ऐसी नहीं लगती थी कि वह आसानी से घर की अलमारी तक पहुंचकर तस्वीरें भेज सके, लेकिन संभव था कि तस्वीर किसी और ने ली हो और वीरेंद्र उस समय कमरे में मौजूद रहे हो। सवाल और बड़ा हो गया। यदि उन्होंने यह सब देखा था तो उन्होंने सीधे नियति को क्यों नहीं बताया? और अगर वह सच जानते थे तो क्या मृणाल को भी पता था कि वह उनके खिलाफ प्रमाण बचाने की कोशिश कर रहे हैं? अगली सुबह नियति इशिरा के साथ पुलिस स्टेशन पहुंची। उसके कदम भारी थे, लेकिन चेहरा शांत था। शिकायत में लिखा था कि समारोह वाली रात भावनात्मक उग्रता के बाद वह राठौड़ परिवार से अलग हुई और उसके बाद हवेली से एक पुराना विरासती हार, कुछ हीरे की कंगन और तथा आवंजा हार्वेस्ट ग्रुप के गोपनीय दस्तावेज गायब पाए गए। मृणाल ने दावा किया था कि नियति को घर के निजी कमरों में स्वतंत्र प्रवेश था और वह कई वित्तीय फाइलों से परिचित भी थी। अधिकारी ने स्पष्ट किया कि फिलहाल यह जांच का चरण है, गिरफ्तारी का नहीं, लेकिन आरोप गंभीर है। इशिरा ने शांतिपूर्वक कहा कि नियति सहयोग करेगी, मगर आरोप लगाने वाले परिवार को भी यह बताना होगा कि गायब वस्तुएं आखिरी बार कब और किसने देखी। नियति ने समारोह की रात होटल से सीधे इशिरा के साथ जाने वाली हवेली वापस न लौटने और बाद में सामान ड्राइवर द्वारा भेजे जाने का पूरा क्रम बताया। उसके भीतर भय था। अब वह हर प्रश्न को अपमान नहीं, प्रमाण की दिशा मान रही थी। जांच अधिकारी ने जब पूछा कि क्या नियति के पास कंपनी के कुछ दस्तावेज की तस्वीर है, तो इशिरा ने पहले ही तैयार उत्तर दिया। उसने बताया कि अज्ञात नंबर से कुछ छवियां प्राप्त हुई थी और उनका डिजिटल रिकॉर्ड सुरक्षित रखा गया है। नियति ने फोन सौंपने के बजाय प्रमाणित डिजिटल कॉपी देने पर सहमति जताई ताकि मूल डिवाइस की श्रृंखला सुरक्षित रहे। अधिकारी ने तस्वीर देखकर पूछा कि वह फाइल कहाँ है। नियति ने कहा कि उसने उसी असली फाइल कभी नहीं देखी, केवल तस्वीरें प्राप्त हुई थी। यह उत्तर मृणाल की कहानी से अलग था, क्योंकि शिकायत में संकेत दिया गया था कि नियति ने वही कागज घर से निकाले। इशिरा ने तुरंत पूछा कि यदि दस्तावेज वास्तव में चोरी हुए तो राठौड़ परिवार ने उनकी सूची नंबर और अंतिम स्थान दर्ज क्यों नहीं कराया? अधिकारी ने शिकायत की प्रति देखी। उसमें सामान्य शब्द थे, गोपनीय वित्तीय रिकॉर्ड, किसी विशिष्ट फाइल का नंबर नहीं था। नियति ने महसूस किया कि पहली दरार वहीं से दिखाई देने लगी थी। इसी दौरान पुलिस ने राठौड़ हवेली के कर्मचारियों के बयान लेने शुरू किए। कुछ नौकरों ने कहा कि उन्होंने नियति को विवाह के वर्षों में अलमारियों और परिवार की तिजोरी के आसपास देखा था, जो स्वाभाविक था क्योंकि वह घर की बहू थी, लेकिन किसी ने उसे समारोह की रात कोई आभूषण का या फाइल लेते नहीं देखा। सबसे महत्वपूर्ण बयान ड्राइवर का था, जिसने नियति का सामान इशिरा के घर पहुंचाया था। उसने कहा कि सूटकेस मृणाल के निजी सहायक की निगरानी में पैक किए गए थे और नियति स्वयं उस समय हवेली में मौजूद नहीं थी। इसका अर्थ था कि यदि आभूषण उसके सामान में रखे गए होते तो वह भी नियति की जानकारी के बिना संभव था। इशिरा ने यह बात तुरंत नोट की, लेकिन जब पुलिस ने उन सूटकेसों की जांच करने की बात कही, नियति ने बिना विरोध सहमति दे दी। उसे विश्वास था कि उनमें कुछ नहीं होगा, फिर भी उसने भीतर एक डजिट डर था, क्योंकि अब वह जान चुकी थी कि जिन लोगों ने डिजिटल हस्ताक्षर इस्तेमाल किए वे किसी वस्तु को सूटकेस में रखवाने से भी पीछे नहीं हटेंगे। सौभाग्य से सूटकेसों में कोई आभूषण नहीं मिला। कपड़ों, किताबों और कुछ निजी वस्तुओं के अलावा केवल अभीर का पुराना ग्रे ब्लेजर था, जिसकी जेब से फर्टिलाइजर सेंटर की रसीद मिली थी। इशिरा ने उस रसीद की कॉपी पहले ही सुरक्षित कर ली थी। पुलिस ने अधिकारी ने पूछा कि ब्लेजर नियति के सामान में कैसे आया। नियति ने बताया कि वह गलती से रखा गया था। ड्राइवर ने भी पुष्टि की कि सामान घर के कर्मचारियों ने पैक किया था। यह छोटी बात आगे चलकर महत्वपूर्ण हो सकती थी, क्योंकि इससे साबित होता था कि नियति ने अपने सामान स्वयं नहीं चुना था। मृणाल की ओर से तत्काल प्रक्रिया आई। उन्होंने कहा कि नियति परिवार की दया का फायदा उठा रही है और अब कानूनी चालें चल रही है, मगर पुलिस ने स्पष्ट किया कि सोशल मीडिया बयान जांच को प्रभावित नहीं करेंगे। पहली बार मृणाल की सार्वजनिक ताकत कानूनी की औपचारिक प्रक्रिया के सामने सीमित दिखाई दी। उधर वीरेंद्र अस्पताल में थे। नियति उनसे मिलना चाहती थी, लेकिन डॉक्टर ने तनाव से बचाने की सलाह दी थी। उसी रात उसे एक लिफाफा मिला, जिसे अस्पताल के एक पुराने कर्मचारी ने इशिरा के कार्यालय पहुंचाया था। उधर अंदर वीरेंद्र की हस्तलिखित चिट्ठी थी। उनकी लिखावट कांपती हुई थी, मगर संदेश स्पष्ट था। उन्होंने स्वीकार किया कि बुरे फोल्डर की तस्वीर उन्होंने नहीं, बल्कि उनके पुराने निजी सहायक मोहन ने ली थी।
वीरेंद्र ने उसे निर्देश दिया था कि यदि मृणाल फाइल हटाने की कोशिश करे तो कम से कम तस्वीर सुरक्षित कर ली जाए। तस्वीर लेते समय वीरेंद्र कमरे में मौजूद थे, इसलिए कांच में उनकी अंगूठी दिखाई दी। उन्होंने यह भी दिखा कि उन्हें डर था कि फोन पर सीधे नियति से बात करने से मृणाल सावधान हो जाएगी, इसलिए मोहन ने अस्थायी नंबर से तस्वीर भेजी। नियति ने पत्र पढ़कर आंखें बंद कर ली। जिस व्यक्ति को वह असहाय समझ रही थी वह अपनी सीमित शक्ति से लंबे समय से प्रमाण बचाने की कोशिश कर रहा था। पत्र में एक और महत्वपूर्ण बात थी। वीरेंद्र ने बताया कि परिवार के विरासत वाले गहनों की वार्षिक सूची उनकी निजी तिजोरी में रहती थी और उसका हिसाब हर वर्ष ऑडिटर देखता था। समारोह से 3 दिन पहले तक वह हर तिजोरी में दर्ज था, लेकिन तिजोरी की डिजिटल एंट्री में एक रात देर से प्रवेश हुआ था जब नियति होटल में समारोह की तैयारी में थी। उस प्रवेश को मृणाल के व्यक्तिगत कोड से अधिकृत किया गया था। वीरेंद्र ने यह डाटा अपने निजी सहायक के निकलवाया था क्योंकि उन्हें कुछ सप्ताह से शक था कि घर के रिकॉर्ड बदले जा रहे थे। यदि यह लोग सही था तो मृणाल द्वारा नियति पर लगाया चोरी का आरोप बहुत कमजोर हो जाता। इशिरा ने तुरंत मूल सिस्टम रिकॉर्ड सुरक्षित कराने के लिए कानूनी आवेदन तैयार किया। अब समय के खिलाफ दौड़ थी। यदि तिजोरी का लोग हटाया था या बदला गया तो एक महत्वपूर्ण प्रमाण नष्ट हो सकता था। इसी बीच आवेंजा हार्वेस्ट ग्रुप में संकट तेजी से बढ़ रहा था। वाधवा परिवार ने निवेश रोक दिया था, बैंक अतिरिक्त जानकारी मांग रहे थे और कंपनी के कुछ वरिष्ठ अधिकारी अंदरूनी स्थिति को लेकर चिंतित थे। मृणाल ने बोर्ड के सदस्यों को बताया कि नियति और उसके सहयोगी निजी बदला लेने के लिए कंपनी की गोपनीय जानकारी बाहर फैला रहे हैं। उन्होंने यह साथ की बात की कि दान प्रस्ताव रखा कि कंपनी नियति के खिलाफ अलग दीवानी कार्रवाई करे। वीरेंद्र ने पुराने बोर्ड निर्देश सामने आने के बाद कुछ निर्देशों के सवाल उठाए। यदि नियति वास्तव में कंपनी की स्वीकृत गारंटी थी तो उसके लिखित अनुमोदन कहाँ थे, और यदि वह गारंटर नहीं थी तो उसकी संपत्ति संरचना में कैसे आई। अभी बैठक में मौजूद था, लेकिन पहले की तरह आत्मविश्वास से नहीं बोल पाया। वह मां और दस्तावेजों के बीच फंस चुका था। पहली बार उसे समझ आने लगा कि जिस व्यवस्था की रक्षा के लिए उसने पत्नी को खोया वही व्यवस्था अब उसे भी निकल सकती है। नियति ने इस संकट का उपयोग सार्वजनिक बदला लेने के लिए नहीं किया। उसने किसी पत्रकार को मेडिकल रिपोर्ट नहीं दी, न ही अभी की निजी स्थिति के बारे में कोई बयान दिया। इशिरा ने कहा कि इससे उनका नैतिक और कानूनी पक्ष मजबूत रहेगा। नियति के लिए यह निर्णय आसान नहीं था। मृणाल ने उसी मेडिकल झूठ के उसकी प्रतिष्ठा नष्ट की थी। वह चाहती तो एक दस्तावेज दिखाकर पूरा शहर उनके परिवार हो सकता था, लेकिन यह जानती थी कि अभीर की बीमारी उसका अपराध नहीं थी। अपराध था सच छिपाना, उसे दोषी बनाना और उसके आत्मविश्वास का उपयोग करना। इसलिए उसने तय किया कि वह बीमारी नहीं धोखे को सामने लाएगी। इस अंतर ने उसके भीतर कुछ बदल दिया। 3 साल तक वह मृणाल की तरह सोचने लगी थी, जिसका मतलब सामने वाले को उसी दर्द से गुजरना। अब उसे समझ लिया कि न्याय और प्रतिशोध एक चीज नहीं होते। कुछ दिनों बाद तिजोरी के डिजिटल लॉक की प्रमाणित प्रति मिल गई। उसमें समारोह से 2 रात पहले मृणाल के निजी एक्सेस कोड का इस्तेमाल दर्ज था। उसके लगभग 20 मिनट बाद घर के सुरक्षा कैमरे में उनका निजी सहायक एक छोटा मखमली बॉक्स लेकर स्टडी रूम के दूसरे मार हिस्से में जाता दिखाई दिया। कैमरा तिजोरी के अंदर नहीं दिखता था, इसलिए यह साबित नहीं होता था कि बॉक्स में वही हार था, लेकिन समय रेखा मृणाल के बयान से मेल नहीं खाती थी। उन्होंने शिकायत में कहा था कि आभूषण समारोह के बाद गायब पाए गए। इशिरा ने पुलिस को वीडियो की प्रति सौंपी। जांच अधिकारी ने घर के सहायक से दोबारा पूछताछ की। पहले उसने कहा कि उसे कुछ याद नहीं, फिर स्वीकार किया कि मृणाल ने उसे कुछ गहने दूसरी तिजोरी में रखने को कहा था। उसने यह भी दावा किया कि उसे नहीं पता था कि बाद में उन्हें चोरी बताया जाएगा। मृणाल की कहानी पहली बार आधिकारिक रूप से कमजोर हो पड़ रही थी, लेकिन उसी रात एक और संकट आया। संजीव अरोड़ा, पूर्व मुख्य वित्त अधिकारी, अचानक संपर्क से गायब हो गया। उसके घर वालों ने बताया कि वह 2 दिन से घर नहीं लौटा। नियति को डर हुआ कि वित्तीय रिकॉर्ड का सबसे महत्वपूर्ण संभावित गवाह खो गया है। इशिरा ने पुलिस को सच देने सतना सलाह दी, लेकिन परिवार ने पहले ही सामान्य गुमशुदगी रिपोर्ट दर्ज कराई थी। कुछ घंटे बाद नियति के पास एक अनक्रिप्टेड लिंक पहुंचा। भेजने वाला वही ईमेल पता था जिससे संजीव ने पहले दस्तावेज भेजा था। लिंक में कई फाइलें थी, आंतरिक भुगतान स्वीकृतियां, बैंक पत्राचार, परियोजना के संशोधित अनुमोदन और एक ऑडियो रिकॉर्डिंग की तारीख करीब 9 महीने पुरानी थी। आवाजें मृणाल, अबीर और संजीव की थी। उसमें मृणाल कह रही थी कि कंपनी को नए निवेश से पहले संख्याएं संभालनी होगी, जबकि संजीव बार चेतावनी दे रहा था कि कुछ गारंटियां कानूनी रूप से कमजोर है। रिकॉर्डिंग का सबसे चौंकाने वाला हिस्सा अंत में था। संजीव ने स्पष्ट कहा था कि नियति की संपत्ति को उनकी नई सहमति के बिना फिर से उपयोग नहीं किया जा सकता। अभी ने जवाब दिया कि उसने पहले डिजिटल अनुमति दी थी, लेकिन संजीव ने कहा कि वह अनुमति किसी दूसरे दस्तावेज के लिए थी। इसके बाद मृणाल की आवाज आई। उन्होंने कहा कि नियति परिवार की बहू है
कंपनी बची तो संपत्ति भी बची रहेगी और उसे हर तकनीकी बात बताने की आवश्यकता नहीं। कुछ सेकंड की चुप्पी के बाद अबीर ने कोई विरोध नहीं किया। उसने सिर्फ पूछा कि यदि बाद में समस्या हुई तो जिम्मेदारी कौन लेगा। मृणाल ने उत्तर दिया कि तब तक नया निवेश आ चुका होगा और दस्तावेज बदल दिए जाएंगे। नियति का दिल बैठ गया। यह अब केवल गलत निर्णय नहीं था, यह स्पष्ट प्रमाण था कि कम से कम कुछ लोगों को पता था कि उसकी सहमति पूर्ण नहीं थी। इस राय ने रिकॉर्डिंग की सत्यता की स्वतंत्र तकनीकी जांच शुरू करवाई। यदि आवाजें असली साबित होती तो मामला पूरी तरह बदल सकता था। लेकिन नियति के मन में अब भी एक सवाल था, संजीव कहाँ था? यदि उसने यह सामग्री भेजी तो क्या वह किसी खतरे में था या स्वच्छ छिप गया था? अगले दिन एक छोटे शहर से उसका संदेश आया। उसने लिखा था कि वह सुरक्षित है, मगर तब तक सामने नहीं आएगा जब तक उसे कानूनी संरक्षण का भरोसा न हो। वह वर्षों से दबाव में गलती वित्तीय प्रविष्टियां पास करता रहा था और अब उसे डर था कि सारी जिम्मेदारी उसी पर डाल दी जाएगी। नियति के भीतर गुस्सा उठा। वह आदमी पहले बोल सकता था, लेकिन उसने यह भी समझा कि भाई ने केवल उसे 3 वर्ष चुप नहीं रखा था। पूरी व्यवस्था ऐसे लोगों से बनी थी जो अपनी अपनी सुरक्षा के लिए आधा सच सुनते रहे। फिर भी इस बार संजीव की गवाही आवश्यक थी, इसलिए इशरा ने उचित कानूनी चैनल से उसका बयान सुरक्षित कराने की प्रक्रिया शुरू की। उधर अबीर ने नियति से अकेले में मिलने की विनती की। उसने कहा कि वह पहली बार बिना मां के प्रभाव के बात करना चाहता है। नियति ने सार्वजनिक स्थान चुना और इशरा को पूरी जानकारी देकर वहां पहुंची। अबीर पहले से बैठा था। उसका चेहरा थका हुआ और आंखों लाल थी। उसने बताया कि बोर्ड के कुछ सदस्य उसे प्रबंध निदेशक पद से अस्थायी रूप से हटाने की तैयारी कर रहे हैं। बैंक प्रश्न पूछ रहे हैं, वाधवा निवेश रुक चुका है और मृणाल चाहती है कि वह हर गलती संजीव पर डाल दे। अबीर ने स्वीकार किया कि कई दस्तावेजों पर उसने मां पर भरोसा करके हस्ताक्षर किए, लेकिन सभी लेन देन उसने नहीं बनाए। नियति ने शांत स्वर में कहा कि यह बचाव उसे निर्दोष नहीं बनाता। उसने मेडिकल हाँ झूठ जानते हुए चुप्पी चुनी। संपत्ति के दस्तावेज पर प्रश्न उठाने के बजाय मंजूरी दी और हर बार सत्य से अधिक अपनी सुविधा बचाई। अभी ने पहली बार मृणाल के बारे में ऐसी बात कही जिसे सुनकर नियति भी चुप हो गई। उसने बताया कि बचपन से उसकी मां ने सफलता को परिवार के अस्तित्व की शर्त बना दिया था। गलती करना कमजोरी था, हारना शर्म और बाहरी लोगों के सामने समस्या स्वीकार करना अपमान। जब मेडिकल रिपोर्ट आई, मृणाल ने उससे कहा था कि यदि बात फैली तो निवेशक उसे कमजोर उत्तराधिकारी समझेंगे। यह तर्क बेतुका था, मगर वह उस समय इतना डरा हुआ था कि उसने विश्वास कर लिया। नियति ने उसकी बात सुनी और लेकिन संभावना सांत्वना नहीं दी। उसने कहा कि किसी का बचपन उसके लिए निर्णय समझा सकता है, उन्हें मिटा नहीं सकता। अबीर ने सिर झुका लिया। फिर उसके अचानक कहा कि मृणाल नियति को सिर्फ घर से हटाना नहीं चाहती, वह चाहती है कि तलाक के बाद दस्तावेज के साथ ऐसा समझौता साइन हो जाए जिससे भविष्य में कंपनी की गारंटी पर कोई दावा न उठे। यही वह बात थी जिसकी नियति और इशिता को आशंका थी। अबीर ने आगे बताया कि सनाया से संभावित विवाह की योजना भी मुख्यतः वाधवा निवेश को सुरक्षित करने के लिए थी। मृणाल ने उसे समझाया था कि यदि वाधवा परिवार निजी रूप से राठौड़ से जुड़ जाए तो वे कंपनी की गहरी जांच नहीं करेंगे। अबीर ने दावा किया कि उसने विवाह के लिए हाँ नहीं की थी, लेकिन उसे सार्वजनिक रूप से इस योजना का विरोध भी नहीं किया। नियति ने कटु मुस्कान के साथ कहा कि यही उसकी सबसे स्थायी आदत है। वह गलत काम शुरू नहीं करते, बस उन्हें रोकता भी नहीं। इस बार अबीर ने विरोध नहीं किया। उसने केवल कहा कि उसके पास कुछ ऐसा है जो मां के खिलाफ निर्णायक हो सकता है। कई महीनों पहले उसने उनके कार्यालय में हुई एक बातचीत रिकॉर्ड की थी, क्योंकि उसे खुद शक होने लगा था कि उसे भी अधूरी जानकारी दी जा रही है। लेकिन उस रिकॉर्डिंग को सामने लाने का अर्थ अपनी मां के खिलाफ जाना था। अब नियति ने पूछा कि उसने अब तक वह रिकॉर्डिंग क्यों छिपाई। अभी ने कहा कि वह परिवार बचाना चाहता था। नियति की आंखों में निराशा फिर उलट आई। उसने कहा कि परिवार सच छिपाकर नहीं बचता, केवल सड़ता है। उसने अभी से वादा नहीं किया, केवल इतना कहा कि यदि रिकॉर्डिंग में किसी अपराध या वित्तीय धोखे से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य है तो उसे अपने वकील के माध्यम से उचित जगह देना चाहिए। वह उसकी ओर से निर्णय नहीं लेगी। अभी ने पहली बार समझा कि नियति अब उसकी पत्नी की भूमिका से बाहर निकल चुकी है। वह उसके लिए रास्ता नहीं बनेगी, ना उसे बचाएगी, ना उसकी शर्म उठाएगी। उसे स्वयं तय करना होगा कि वह मृणाल की छाया में रहेगा या अपने किए की जिम्मेदारी स्वीकार करेगा। 2 दिन बाद इशिरा के कार्यालय में एक अजीब सीलबंद डिजिटल ड्राइव पहुंची। भेजने वाला अभी था, साथ में छोटा पत्र था कि वह इसकी प्रमाणिकता पुष्टि करने के तैयार है। रिकॉर्डिंग में मृणाल की आवाज स्पष्ट थी। वह अपने निजी सचिव से कह रही थी कि वाधवा निवेश आने से पहले तलाक पूरा होना चाहिए। यदि नियति कंपनी के कागजों की जांच करने लगी तो पुरानी गारंटी विवाह बन सकती है। उन्होंने भी कहा कि मेडिकल मामला इतना मजबूत सामाजिक दबाव बनाएगा कि नियति खुद समझौते के लिए तैयार हो जाएगी। फिर एक और वाक्य आया जिसने कमरे में बैठे सभी लोगों को शांत कर दिया। मृणाल ने कहा था कि अगर वह फिर भी नहीं झुके
तो घर की कोई चीज गायब हो सकती है और गुस्से में गई बहू पर शक करना मुश्किल नहीं होगा। यह रिकॉर्डिंग सीधे चोरी के झूठे आरोप से जुड़ती थी। नियति ने रिकॉर्डिंग सुनते हुए आंखें बंद कर ली। उसे लगा था कि मृणाल ने अवसर देखकर आरोप लगाया होगा, लेकिन यह योजना पहले से बनाई गई थी। उसकी सार्वजनिक बेइज्जती, तलाक का दबाव, कंपनी का त्यागपत्र, गहनों की चोरी, सब एक ही क्रम की अलग सीढ़ियां थी। इस राय ने कहा कि अब वे पुलिस की रिकॉर्डिंग, तिजोरी लोग और सहायक के बयान के पूरे साथ सामग्री देंगे। यदि तकनीकी सत्यापन सफल हुआ तो शिकायत का स्वरूप पलट सकता है। नियति के सामने अब आसान रास्ता था। वह तुरंत मृणाल के खिलाफ कठोर सार्वजनिक हमला कर सकती थी, लेकिन उसी समय अस्पताल से फोन आया कि वीरेंद्र की स्थिति फिर बिगड़ी है। परिवार के तनाव से उसका रक्तचाप खतरनाक स्तर पर पहुंचा था। नियति ने सामने वही गठित चुनाव आया, जिसका उसे डर था। क्या वह सब कुछ तत्काल सार्वजनिक करे और वीरेंद्र को भी परिवार के विस्फोट के बीच धकेल दे, या कानूनी कार्रवाई शांत तरीके से आगे बढ़ाए? उसने दूसरा रास्ता चुना। उसने इसी राह से कहा कि प्रमाण संबंधित अधिकारियों और बोर्ड तक जाएंगे, लेकिन मीडिया को कुछ नहीं दिया जाएगा। वीरेंद्र को सार्वजनिक तमाशा नहीं चाहिए, उन्हें सत्य चाहिए था। यह निर्णय नियति के भीतर की परिपक्वता का सबसे कठिन प्रमाण था। वह मृणाल को उसी जहां मंच पर अपमानित कर सकती थी, जहां 3 साल तक उसे अपमानित किया गया, मगर उसने समझा कि उसका उद्देश्य किसी को भीड़ के सामने तोड़ना नहीं है। अगले 24 घंटों में पुलिस को नया प्रमाण दिया गया। झूठी चोरी की शिकायत पर मृणाल और उसके निजी सहायक ने दोबारा पूछताछ की हुई। अवेंजर हार्वेस्ट ग्रुप के बोर्ड को भी वित्तीय रिकॉर्ड की स्वतंत्र समीक्षा के लिए आपात बैठक का नोटिस जारी किया गया। वाधवा परिवार ने लिखित रूप से कहा कि जब जांच पूरी होने तक निवेश नहीं करेगा। मृणाल ने जब यह सब जाना तो पहली बार उनका नियंत्रण खुलकर टूटने लगा। उन्होंने अभीर को अपने कमरे में बुलाकर पूछा कि रिकॉर्डिंग बाहर कैसे पहुंची। अभीर ने स्वीकार किया कि उसने दी। दोनों के बीच इतनी तीखी बहस हुई कि घर के कर्मचारी दरवाजे के बाहर रुक गए। मृणाल ने उसे कृतज्ञ कहा और यदि याद दिलाया कि उन्होंने पूरी जिंदगी उसकी प्रतिष्ठा और भविष्य के लिए काम किया। अभीर ने पहली बार जवाब दिया कि यदि किसी की प्रतिष्ठा बचाने के लिए दूसरों का जीवन नष्ट करना पड़े तो वह भविष्य नहीं होता। मृणाल ने तुरंत सारी वित्तीय गलतियों का दोष उसी पर डालने की धमकी दी। उन्होंने कहा कि दस्तावेजों पर उसका पद और अनुमोदन है। अदालत या बोर्ड मां की सलाह नहीं, बेटे के हस्ताक्षर देखेगा। तभी अभीर को पूरी तरह समझ आया कि जिस मां के लिए उसने पत्नी से झूठ बोला, वहीं जरूरत पड़ने पर उसे भी बलि बना सकती है। अगली सुबह पुलिस ने आधिकारिक रूप से माना कि उपलब्ध प्रमाण नियति के खिलाफ चोरी के आरोप को समर्थन नहीं देते। जांच समाप्त नहीं हुई थी, मगर दिशा बदल चुकी थी। तिजोरी लोग, सुरक्षा फुटेज, सहायक का संशोधित बयान और रिकॉर्डिंग अब मृणाल की भूमिका पर सवाल उठा रहे थे। नियति को किसी विजय का उत्साह नहीं हुआ, उसे केवल गहरी थकान महसूस हुई। 3 साल तक वह अपने अस्तित्व को बचाने की कोशिश करती रही थी। अब पहली बार संस्थाएं उसके शब्दों की रिकॉर्ड में दर्ज कर रही थी। इसी राह ने उसे बताया कि वित्तीय मामले में भी स्वतंत्र फोरेंसिक समीक्षा शुरू होने वाली है। वीरेंद्र ने अस्पताल से लिखित समर्थन भेजा कि बोर्ड को सभी पुराने थर्ड और गारंटी की जांच करनी चाहिए। उनकी एक पंक्ति नियति के मन में ठहर गई, कंपनी बचाने के नाम पर सत्य को गिरवे नहीं रखा जा सकता। आपात बोर्ड बैठक की तारीख तय हुई। मृणाल को विश्वास था कि वर्षों की प्रतिष्ठा, शेयर नियंत्रण, पुराने संबंध उन्हें बचा लेंगे। उन्होंने समर्थक निवेशकों से संपर्क शुरू किया। दूसरी ओर संजीव कानूनी सुरक्षा के तहत बयान देने को तैयार हो गए। सनाया ने अपने पिता की टीम द्वारा पाए गए वित्तीय विरोधाभास साझा करने की अनुमति दी। अभीर ने अपनी भूमिका स्वीकार करते हुए लिखित बयान तैयार किया, जिसमें उसने स्पष्ट किया कि उससे कई दस्तावेज पर लापरवाही और दबाव से अनुमोदन किया, लेकिन कुछ लेन देन मृणाल के निजी कार्यालय से चलाए गए। नियति ने भी अपनी संपत्ति, मेडिकल रिकॉर्ड और तलाक समझौते के बीच संबंध की समय रेखा तैयार की। अब सारे अलग अलग टुकड़े एक कहानी बन चुके थे और वह कहानी किसी नाराज बहू की नहीं, व्यवस्थित नियंत्रण और वित्तीय छिपाव की थी। बैठक से एक रात पहले नियति वीरेंद्र से मिलने अस्पताल गई। इस बार मृणाल वहां नहीं थे। वीरेंद्र कमजोर थे मगर होश में थे। उन्होंने नियति को देखते ही हाथ बढ़ाया। नियति उसके पास बैठ गई। वीरेंद्र ने धीमे स्वर में कहा कि अगले दिन जो भी हो उसे किसी के लिए अपनी बात कम नहीं करनी चाहिए, यहाँ तक कि उनके लिए भी नहीं। उन्होंने स्वीकार किया कि उनकी सबसे बड़ी गलती थी परिवार के सम्मान को सत्य से ऊपर रखना। अगर उन्होंने पहली चेतावनी पर बोल दिया होता तो शायद नियति को 3 साल नहीं सहना पड़ता और कंपनी भी इस स्थिति में नहीं पहुंचती। नियति ने उनसे कहा कि वह किसी को बर्बाद करने नहीं जा रही, केवल जो हुआ है उसे छिपने नहीं देगी। वीरेंद्र की आंखें भर आई। उन्होंने उसकी हथेली दबाई और कहा कि कभी कभी परिवार से रिश्ता तोड़ना परिवार के खिलाफ जाना नहीं होता, गलत परंपरा के खिलाफ जाता होता है। अगली सुबह अवेंजर हार्वेस्ट ग्रुप के मुख्यालय में असामान्य सन्नाटा था। बोर्ड रूम के बाहर कानूनी सलाहकार, स्वतंत्र ऑडिटर
और वरिष्ठ अधिकारी मौजूद थे। मृणाल सबसे पहले पहुंची। उन्होंने गहरे रंग की साड़ी पहनी थी और चेहरे पर वही पुराना आत्मविश्वास वापस लाने की कोशिश की थी। अबीर कुछ देर बाद आया और उनसे अलग बैठ गया। सनाया अपने पिता की प्रतिनिधि टीम के साथ आई। संजीव वीडियो लिंक के माध्यम से बयान देने वाला था। वीरेंद्र स्वास्थ्य के कारण उपस्थित नहीं हो सकते थे, लेकिन उनका लिखित वक्तव्य और वीडियो संदेश तैयार था। मृणाल को तब भी विश्वास था कि यह सब अंततः पारिवारिक विवाद साबित होगा। उन्होंने अपने वकील से कहा कि नियति की व्यक्तिगत शिकायतों को कंपनी की बैठक में जगह नहीं मिलनी चाहिए। तभी बोर्ड सचिव ने सूचना दी कि नियति एक हितधारक गारंटी विवाद की प्रभावित पक्षकार के रूप में अपने वकील के साथ उपस्थित होगी। दरवाजा खुला और नियति अंदर आई। साधारण हल्के रंग के औपचारिक कपड़ों में वह उस स्त्री जैसी बिल्कुल नहीं लग रही थी जिसे कुछ सप्ताह पहले चमकदार साड़ी और भारी गहनों में मंच पर खड़ा करके अपमानित किया गया था। उसके हाथ में केवल एक पतली फाइल थी। इस इरा उसके साथ थी। नियति ने कमरे में बैठे लोगों को देखा, फिर मृणाल की आंखों से उसकी नजर मिली। इस बार दोनों के बीच ना घर था, ना बहू सास का रिश्ता, ना कोई सामाजिक मंच, केवल दस्तावेज, समय रेखा और वे फैसले थे जिनका अब हिसाब होना था। बोर्ड सचिव ने बैठक शुरू करके से पहले कहा कि नए प्रमाण के कारण एजेंडा विस्तृत किया गया है। वित्तीय गारंटी, निवेशकों को दी जानकारी, संभावित दस्तावेज दुरुपयोग और एक परिवार सदस्य के खिलाफ दर्ज शिकायत, सबकी समीक्षा होगी। मृणाल ने पहली बार अपनी कुर्सी की पकड़ कस ली। नीति ने सामने रखी फाइल खोली। उसका पहला दस्तावेज उसकी मेडिकल रिपोर्ट नहीं था। वह तलाक और समझौता था जिससे उसने अवंजा हार्वेस्ट ग्रुप से खिलाफ भविष्य के लिए सभी दावे छोड़ने को कहा गया था। उसके ठीक नीचे अबीर की रिकॉर्डिंग का प्रमाण, ट्रांसक्रिप्ट, तिजोरी लोक, बैंक गारंटी और संजीव के दस्तावेज रखे थे। 3 साल पहले नियति इस परिवार के सामने अपने लिए सफाई देने आई थी। आज उसे कोई सफाई नहीं देनी थी। आज प्रश्न पूछने की बारी उसकी थी और पहली बार मृणाल राठौड़ के पास हर प्रश्न का तैयार उत्तर नहीं था। बोर्डरूम का दरवाजा बंद होते ही बाहर की सारी आवाजें जैसे किसी दूसरे संसार की हो गई। कमरे में बैठे 12 लोग की निगाह नियति, मृणाल और इसी बीच घूम रही थी। बोर्ड की सचिव ने स्पष्ट किया कि बैठक के पहले भाग में अवेंजा हार्वेस्ट ग्रुप के वित्तीय जोखिम, दूसरे भाग में विवादित गारंटी और तीसरे भाग में निवेशकों को दी गई जानकारी की समीक्षा होगी। मृणाल ने तुरंत आपत्ति की कि एक पारिवारिक तलाक और निजी मेडिकल मामला कॉर्पोरेट एजेंडा नहीं हो सकता। इसिरा ने शांत स्वर में उत्तर दिया कि मेडिकल रिकॉर्ड की निजी प्रकृति पर कोई विवाद नहीं है और उन्हें सार्वजनिक नहीं किया जाएगा, लेकिन यदि उस निजी स्थिति का इस्तेमाल किसी व्यक्ति पर दबाव बनाकर उसे वित्तीय अधिकार छोड़ने के लिए किया गया तो उसका संबंध सीधा कॉर्पोरेट गवर्नेंस से बन जाता है। नियति ने मृणाल की ओर देखा। कुछ सप्ताह पहले इसी महिला ने दर्जनों लोगों के सामने उसकी निजी चिकित्सा को हथियार बनाया था। आज नियति के पास अबीर की रिपोर्ट भी थी, लेकिन उससे मेज पर नहीं रखा। वह बीमारी को नहीं, धोखे को साबित करने आई थी। सबसे पहले बैंक गारंटी का रिकॉर्ड सामने आया। स्वतंत्र ऑडिटर ने बताया कि नियति की विवाह पूर्व संपत्ति को एक हंस रचना में सहायक सुरक्षा के रूप में जोड़ा गया था, लेकिन उस अनुमति से जुड़े दस्तावेज में तकनीकी असंगतियां थी। डिजिटल हस्ताक्षर उस अवधि में उपयोग किए गए थे जब नियति शहर से बाहर थी और जिस मूल अनुमति का हवाला दिया गया वह किसी अलग कॉर्पोरेट प्रक्रिया से संबंधित थी। बोर्ड ने एक वरिष्ठ सदस्य के अबीर से पूछा कि वह दस्तावेज के अनुमोदन क्रम में क्यों दिखाई देता है। अबीर ने कुछ क्षण चुप रहने के बाद स्वीकार किया कि उसने दस्तावेजों को रोका नहीं। उसने कहा कि कंपनी को तत्काल धन चाहिए था और उसकी मां तथा कानूनी टीम ने उसे भरोसा दिलाया था कि नियति से बाद में औपचारिक सहमति ली जाएगी। कमरे में भारी खामोशी फैल गई। नियति ने कोई टिप्पणी नहीं की। उसके लिए यह स्वीकृति नहीं थी, लेकिन पहली बार अबीर वही सच सार्वजनिक रिकॉर्ड में बोल रहा था जिसे निजी कमरे में छिपाता रहा था। इसके बाद वीरेंद्र का लिखित निर्देश पढ़ा गया। उसमें स्पष्ट था कि परिवार के किसी सदस्य की व्यक्तिगत संपत्ति बिना स्पष्ट लिखित सहमति के कंपनी के नए हड़ में शामिल नहीं की जाएगी। तारीख कुछ विवादित गारंटी के कई महीने पहले की थी। मृणाल ने तर्क किया कि वीरेंद्र बीमारी के कारण सक्रिय निर्णय प्रक्रिया से दूर थे और कई वास्तविक परिस्थितियां बदल चुकी थी। बोर्ड के सचिव ने जवाब दिया कि परिस्थितियां बदल सकती है, लिखित निर्देश स्वतः समाप्त नहीं होते। तभी संजीव अरोड़ा वीडियो लिंक पर जुड़ा। उसका चेहरा थका हुआ था। उसने माना कि उसने वर्षों तक ऐसे दस्तावेज पास किए जिन पर उसे आपत्ति करनी चाहिए थी। उसने यह भी स्वीकार किया कि कुछ वित्तीय अनुमान वास्तविक स्थिति को बेहतर दिखाने के लिए आक्रामक तैयार किए गए थे, लेकिन उसने एक बात स्पष्ट कही कि नियति की संपत्ति के लिए नई सहमति उपलब्ध नहीं थी। उसने विरोध दर्ज किया था। फिर मृणाल किसी निजी कार्यालय से प्रक्रिया आगे बढ़ाने का निर्देश आया।
मृणाल ने संजीव पर आरोप लगाया कि वह अपने अपराध से बचने के लिए जिम्मेदारी दूसरों पर डाल रहा है। संजीव ने विरोध नहीं किया। उसने कहा कि वह अपनी भूमिका से भाग नहीं रहा और जांच से सहयोग करेगा। फिर इसिरा ने वह आंतरिक रिकॉर्ड चलाने की अनुमति मांगी, जिसकी तकनीकी सत्यता की स्वतंत्र जांच हो चुकी थी। कमरे में मृणाल की आवाज सुनाई दी। नए निवेशक से पहले संख्याएं संभालने की बात, गारंटियों को तकनीकी समस्या कहकर निपटाने का निर्देश और यह विश्वास की बाद में दस्तावेज ठीक कर लिए जाएंगे। रिकॉर्डिंग समाप्त होने पर कुछ लोग अपनी कुर्सियों पर पीछे झुक गए। अब मामला किसी नाराज बहू की कहानी नहीं रह गया था। यह निर्णय लेने की ऐसी संस्कृति का प्रमाण था जिसमें परिणाम आने से पहले नियमों को बाधा माना जा रहा था। मृणाल ने कहा कि बातचीत संदर्भ से काटी गई है, लेकिन उसी क्षण अभी ने पहली बार सार्वजनिक रूप से उनका विरोध किया। उसने कहा कि आवाज उनकी है और बातचीत वास्तविक है। अब इसिरा ने तलाक समझौता सामने रखा। उसमें वह धारा स्पष्ट की गई जिसके तहत नियति को अवेंजर हार्वेस्ट ग्रुप से संबंधित सभी वर्तमान और भविष्य के वित्तीय दावों से पीछे हटना था। बोर्ड के कानूनी सलाहकार ने मना किया कि विवाह समझौते में ऐसी व्यावसायिक कारपोरेट छूट असामान्य है, विशेषकर तब जब पत्नी कंपनी के निदेशक या प्रमोटर ना हो। नियति ने पहली बार बोलना शुरू किया। उसकी आवाज धीमी थी मगर हर शब्द स्पष्ट था। उसने बताया कि समारोह से पहले उसे इस धारा के बारे में कुछ नहीं बताया गया। समारोह में उसकी कथित चिकित्सा समस्या सार्वजनिक की गई। उसे तलाक के कागज दिए गए और उसके सामने सनाया को संभवित नई पत्नी की तरह प्रस्तुत किया गया। नियति ने कहा कि वह सब यह साबित करने नहीं आई थी कि हर कदम पहले दिन से लिखी योजना का हिस्सा था। वह केवल इतना दिखाना चाहती थी कि जब उसका भावनात्मक संतुलन सबसे कमजोर बनाया गया, उसी समय उसे ऐसे अधिकार छोड़ने की मांग की गई जिनका सीधा संबंध कंपनी की गारंटी से था। सनाया के पिता की ऑडिट टीम ने फिर अपनी रिपोर्ट रखी। अवेंजर हार्वेस्ट ग्रुप को प्रस्तावित निवेश से पहले जो वित्तीय प्रस्तुति दी गई थी, उसमें घाटे वाली सहायक परियोजना के भविष्य के संभावित राजस्व को अध्यापिक आशावादी तरीके से दिखाया गया था। कुछ देनदारियां मुख्य प्रस्तुति में स्पष्ट नहीं थे। महेश वाधवा की ओर से प्रतिनिधि ने कहा कि यदि स्वतंत्र समीक्षा नहीं होती तो निवेश का निर्णय अधूरी जानकारी पर हो सकता था। मृणाल ने इसे सामान्य व्यावसायिक अनुमान बताया। तभी सनाया स्वयं बोली। उसने कहा कि समस्या केवल अनुमान की नहीं थी। उसके परिवार को यह भी संकेत दिया गया था कि अबीर का विवाह लगभग समाप्त हो चुका है और भविष्य में राठौड़ तथा वाधा परिवार निजी रिश्ते से भी जुड़ सकते हैं। उसने स्पष्ट किया कि उसने ऐसा कोई वादा नहीं किया था। कमरे में पहली बार मृणाल का चेहरा सचमुच बदल गया। सनाया अब उनकी ओर योजना का हिस्सा नहीं थी, उनके खिलाफ स्वतंत्र गवाह बन चुकी थी। बोर्ड सचिव ने बैठक को अगले भाग में झूठी चोरी शिकायत से जुड़े रिकॉर्ड रखे। तिजोरी लोक सुरक्षा वीडियो और मृणाल के निजी सहायक का संशोधित बयान पढ़ा गया। रिकॉर्ड से पता चला कि विरासत वाला हार समारोह से पहले तिजोरी से निकाला गया था और उसे घर के दूसरे सुरक्षित हिस्से में स्थानांतरित करने का निर्देश मृणाल के एक्सेस कोड से आया था। मृणाल ने कहा कि घर के गहने कई कारणों से स्थानांतरित होते रहते हैं और इससे यह साबित नहीं होता कि उन्होंने झूठ सी शिकायत की। तब अभीर द्वारा उपलब्ध कराई गई दूसरी रिकॉर्डिंग का प्रमाणित ट्रांसक्रिप्ट सामने आया। उसमें मृणाल कह रही थी कि यदि नियति समझौता ना करे तो घर की कोई चीज गायब हो सकती है और गुस्से में घर छोड़ चुकी बहू पर संदेह करना कठिन नहीं होगा। रिकॉर्डिंग सुनते समय नियति ने अपनी उंगलियां एक दूसरे में कस ली। वह क्षण किसी जीत जैसा नहीं था। उसे केवल यह महसूस हुआ कि जिस अपमान को वह अभी अपना दुर्भाग्य मानती थी, उसके कुछ हिस्से सचमुच दूसरों द्वारा योजनाबद्ध थे। मृणाल अचानक अपनी कुर्सी से खड़ी हो गई। उनका संयम पहली बार खुलकर टूट गया। उन्होंने कहा कि उन्होंने जो कुछ किया परिवार और कंपनी को बचाने के लिए किया। वीरेंद्र बीमारी के बाद कमजोर हो गए थे। अभी निर्णय लेने में अस्थिर था। वह नियति लगातार कंपनी के मामलों में हस्तक्षेप करती थी। यदि वाधवा निवेश नहीं आता तो हजारों लोगों की नौकरियां जा सकती थी। उन्होंने नियति की ओर देखकर कहा कि उसे समझना चाहिए था कि बड़े हुए परिवार व्यक्तिगत भावनाओं पर नहीं चलते। नियति कुछ क्षण उन्हें देखती रही। फिर उसने पूछा कि यदि संबंध सब कंपनी बचाने के लिए था तो उसकी मेडिकल रिपोर्ट के बारे में झूठ बोलना किस कर्मचारी की नौकरी बचा रहा था। उस प्रश्न पर कमरे में कोई आवाज नहीं हुई। मृणाल ने पहली बार कोई तैयार उत्तर नहीं दिया। उनकी आंखों में गुस्सा था, लेकिन उस गुस्से के पीछे वर्षों से छिपा भय भी दिखाई दे रहा था। नियंत्रण खोने का भय। अभीर ने धीरे धीरे बोलना शुरू किया। उसने अस्वीकार किया कि उसकी प्रजनन क्षमता से जुड़ी समस्या 3 साल पहले सामने आई थी। उसने किसी विस्तृत चिकित्सा जानकारी का उल्लेख नहीं किया, केवल इतना कहा कि समस्या नियति में नहीं थी और वह यह बात जानता था। बोर्ड बैठक निजी विवाह की अदालत नहीं थी, फिर भी यह स्वीकृति उस दबाव की पृष्ठभूमि समझने के लिए जरूरी थी। उसने कहा कि मृणाल ने शुरू में उसे कुछ समय तक बात छिपाने को कहा था। बाद में जब नियति को दोषी ठहराया जाने लगा, उसने विरोध नहीं किया। उसने माना कि उसकी चुप्पी से झूठ सच को रूप दिया। नियति की आंखें उसकी ओर उठी। वह जानती थी कि अभीर के लिए यह स्वीकार करना कठिन था, लेकिन उसने भीतर कोई पुरानी कोमलता वापस नहीं आई। बहुत कुछ स्वीकार करने के बाद भी
जो खोया था वह अचानक लौट नहीं आ सकता था। सच देर से बोलने पर सत्य रहता है, लेकिन वह हमेशा उपचार नहीं बनता। वीरेंद्र का वीडियो संदेश अंत से चलाया गया। वह अस्पताल के कमरे में बैठे थे, आवाज कमजोर थी लेकिन हर शब्द स्पष्ट। उन्होंने कहा कि अवेंचर हार्वेस्ट ग्रुप उनकी जिंदगी का सबसे बड़ा काम रहा है, लेकिन कंपनी किसी एक परिवार सदस्य की निजी संपत्ति नहीं है। उन्होंने स्वीकार किया कि उन्होंने घर की शांति के नाम पर कई चेतावनाएं अनदेखी की। उन्होंने मृणाल को बहुत लंबे समय तक निर्णयों पर बिना पर्याप्त निगरानी के प्रभाव डालने दिया और अबीर को जिम्मेदारी से अधिक संरक्षण दिया। उन्होंने बोर्ड से सभी विवादित वित्तीय लेन देन की स्वतंत्र जांच, जिम्मेदार व्यक्तियों की भूमिका का निर्धारण और प्रभावित पक्षों के अधिकार बहाल करने का आग्रह किया। अंत में उन्हें नियति का नाम लिया और कहा कि उसे परिवार की ओर से कई गलतियों के लिए क्षमा मांगना उनका कर्तव्य है। वीडियो बंद हुआ तो नियति ने नजर नीचे कर ली। वह इस सार्वजनिक क्षमा की चाह लेकर नहीं आई थी, फिर भी शब्दों ने उसके भीतर वर्षों से जमी किसी कठोर गांठ को छू लिया। कई घंटों की चर्चा के बाद बोर्ड ने अंतिम निर्णय सुनाया। मृणाल को कंपनी की कार्यकारी निर्णय प्रक्रिया और वित्तीय अनुमोदन से तुरंत अलग किया गया। विवादित परियोजनाओं, गारंटियों और निवेश प्रस्तुति की स्वतंत्र फोरेंसिक समीक्षा जारी रखने का निर्णय हुआ। अबीर को भी प्रबंधकीय पद से अस्थायी रूप से हटाया गया क्योंकि उसने नियंत्रण की जिम्मेदारी निभाने में गंभीर चूक स्वीकार की थी। संजीव और अन्य अधिकारियों की भूमिका अलग से जांच जानी थी। नियंत्री ने संपत्ति से जुड़ी गारंटी को विवादित मानते हुए बैंक के साथ तत्काल सुधार प्रक्रिया शुरू की गई। यह कोई फिल्मी फैसला नहीं था जिसमें एक मिनट में पूरी कंपनी किसी एक व्यक्ति के नाम कर दी जाए। वास्तविक परिणाम अधिक जटिल था, जवाबदेही, अनुबंधों की समीक्षा और लंबे कानूनी कदम। लेकिन नियति के लिए सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि उसका नाम अब किसी और की सुविधा से इस्तेमाल नहीं किया जा सकता था। झूठी चोरी शिकायत का मामला भी धीरे धीरे पलट गया। पुलिस ने नियति के खिलाफ पर्याप्त आधार न मिलने के कारण उसकी भूमिका पर संदेह समाप्त किए। दूसरी ओर जानबूझकर गलत जानकारी देने और प्रमाणों को भ्रामक तरीके से प्रस्तुत करने की संभावना की अलग जांच शुरू हुई। मृणाल के निजी सहायक ने पूरा बयान दिया कि उसे विरासत वाले गहने स्थानांतरित करने का निर्देश मिला था। उसे माना कि बाद में शिकायत दर्ज होने पर वह डर गया और पहले सच छिपाया। इसिरा ने नियति से पूछा कि क्या वह मृणाल के खिलाफ हर संभव कठोर कार्रवाई चाहती है। नियति ने कहा कि वह केवल वही कार्रवाई चाहती है जो प्रमाण और कानून समर्थन करते हैं। उसे किसी को जेल में देखने की व्यक्तिगत लालसा नहीं थी, लेकिन वह झूठी शिकायत वापस लेकर मामला दबाने के लिए भी तैयार नहीं थी। वर्षों तक दूसरों ने तय किया था कि कौन सा सच सुविधाजनक है। अब वह सुविधा के आधार पर न्याय नहीं चुनेगी। कुछ सप्ताह बाद मृणाल पहली बार राठौड़ हवेली के बड़े बैठक कक्ष में लगभग अकेली बैठी थी। जो लोग पहले हर आदेश पर दौड़ते थे, अब कानूनी सलाह के बिना कोई दस्तावेज नहीं छूते थे। कंपनी के कार्यालय में उनका प्रवेश सीमित था। सामाजिक परिचित फोन कम करने लगे थे। उनका सबसे बड़ा नुकसान धन नहीं था, वह नियंत्रण था जिसे उन्होंने परिवार के प्रेम से अधिक महत्वपूर्ण माना था। अबीर उनसे मिलने आता, मगर दोनों के बीच पहले जैसी निकटता नहीं रही। उसने उससे मन साफ कहा कि वह वित्तीय जांच में झूठा बयान नहीं देगा। मृणाल ने इसे विश्वासघात कहा। अबीर ने उत्तर दिया कि उसने वर्षों तक गलत चीजों को वफादारी समझा। यह सुनकर मृणाल ने उसे जाने को कहा। कमरे में अकेली रह गई तो पहली बार उन्हें उस विशाल घर की खामोशी सुनाई दी जिसे उन्होंने हमेशा शक्ति का प्रतीक माना था। अबीर की जिंदगी भी अचानक आसान नहीं हुई। उसने अपनी स्थिति स्वीकार कर लेने से अपराध समाप्त नहीं कर दिया था। बोर्ड जांच में उसे कई निर्णयों के लिए जवाब देना पड़ा। कुछ लेन देन में उसकी लापरवाही गंभीर थी, कुछ में उसका अप्रत्यक्ष अनुमोदन था। उसने अपने वकीलों से कहा कि वह जहां जिम्मेदार है वहां दोष दूसरों पर नहीं डालेगा। यह परिवर्तन देर से आया मगर वास्तविक था। उसने चिकित्सा सहायता भी दोबारा शुरू की, इस बार बीमारी छिपाने के लिए नहीं बल्कि अपनी शर्म और भय से निपटने के लिए। नियति को इन बातों की जानकारी सीधे उससे नहीं, इसिरा और कानूनी प्रक्रिया से माध्यम से मिलती रही। उसने जानबूझकर दूरी बनाई। उसके लिए अबीर का सुधार महत्वपूर्ण हो सकता था, लेकिन उसका सुधार नियति की जिम्मेदारी से नहीं था। यही बात समझने में उसे 3 साल लगे थे। तलाक की प्रक्रिया कुछ महीनों बाद औपचारिक रूप से आगे बढ़ी। इस बार दस्तावेज छोटे और स्पष्ट थे। कोई कॉर्पोरेटर छूट नहीं, कोई छिपी गारंटी नहीं, कोई ऐसा आर्थिक प्रस्ताव नहीं जो नियति की चुप्पी खरीदता हो। उसकी विवाह पूर्व संपत्ति से उसका अधिकार स्पष्ट किया गया। विवादित दंड संरचना से उनका नाम हटाने की प्रक्रिया भी पूरी होने लगी। एक बैठक में अबीर ने उससे अकेले कुछ मिनट बात करने की अनुमति मांगी। इसिरा बाहर रही। अबीर ने कहा कि वह क्षमा मांगने के लिए कोई लंबी सफाई नहीं देगा। उसने स्वीकार किया कि जब उसे सच बोलना चाहिए था वह डर गया, जब उसे पत्नी की रक्षा करनी चाहिए थी उसे प्रतिष्ठा बचाई, और जब उसे दस्तावेज रोकने चाहिए थे उसने सुविधा चुनी। उसने कहा कि नियति को खोना उसके जीवन की ऐसी कीमत है जिसे कोई अदालत कम नहीं कर सकती।
नियति ने उसे बहुत देर तक देखा। उसके सामने वही आदमी बैठा था जिससे उसे कभी पूरे विश्वास के साथ प्रेम किया था। दर्द अभी भी था, लेकिन उसमें पहले जैसी बेचैनी नहीं थी। उसने कहा कि अगर 3 साल पहले अभी होते हुए भी सच बता देता कि समस्या उसकी तरफ है, तो वह शायद उसका हाथ पकड़कर उसके साथ अस्पतालों के चक्कर लगाती। यदि कंपनी संकट में थी और वह अपनी संपत्ति मदद के लिए देना चाहती थी, तो वह शायद बैठकर जोखिम समझती और संभव हुआ तो सहमति देती, लेकिन उसने उससे चुनाव का अधिकार छीन लिया। यही वह चीज थी जिसे अब कोई माफी वापस नहीं ला सकती। अबीर की आंखों में आंसू आ गए। उसने पूछा कि क्या कभी वह उसे क्षमा कर पाएगी। नियति ने कहा कि शायद एक दिन, क्योंकि वह अपने भीतर जीवन पर उसका पार नहीं रखना चाहती, लेकिन क्षमा का अर्थ वापस लौटना नहीं होगा। जब तलाक के अंतिम कागज पर नियति ने हस्ताक्षर किए, उसका हाथ बिल्कुल नहीं कांपा। उसे वह पहली रात याद आई जब मृणाल ने उसके सामने कागज रखे थे और पूरा हॉल उसकी ओर देख रहा था। तब उसे लगा था कि हस्ताक्षर करने का अर्थ हारना होगा। आज वही हस्ताक्षर उसकी स्वतंत्रता का प्रमाण थे, क्योंकि इस बार उसने हर पंक्ति पढ़ी थी और हर निर्णय अपना था। अदालत की औपचारिक प्रक्रिया पूरी होने के बाद बाहर आई तो इशिरा उसके साथ थी। कोई मीडिया नहीं, कोई नाटक की भीड़ नहीं, कोई तालियां नहीं। सड़क पर सामान्य ट्रैफिक था। नियति ने आसमान की ओर देखा और बहुत साधारण सी राहत महसूस की। कभी कभी जीवन का सबसे बड़ा मोड़ बाहर से बिल्कुल शांत दिखाई देता है। वीरेंद्र की सेहत धीरे धीरे स्थिर हुई। उन्होंने कंपनी के सक्रिय नेतृत्व से पूरी तरह हटने का निर्णय लिया और स्वतंत्र पेशेवर प्रबंधक की प्रक्रिया शुरू करने का समर्थन किया। नियति उनसे मिलने चाहती रही, लेकिन अब रिश्ता ससुर के बहू की बाध्यता से अलग था। एक दिन वीरेंद्र ने कहा कि वह चाहते हैं कि नियति कंपनी में वापस आए और वित्तीय पुनर्गठन का नेतृत्व करे। प्रस्ताव सम्मानजनक था, मगर नियति ने माना कर दिया। उसने कहा कि वह अवेंजा हार्वेस्ट ग्रुप को बचाने के लिए जो कर सकती थी कर चुकी है, लेकिन अब उसे अपनी जिंदगी उसी संस्था के आसपास नहीं बनानी जिसे छोड़ने में इतनी पीड़ा हुई। वीरेंद्र ने उसका निर्णय स्वीकार किया। उन्होंने कहा कि यदि शायद पहली बार जब वह उसे किसी परिवार की भूमिका से नहीं, केवल नियति के रूप में निर्णय लेते देख रहे थे, यह वाक्य उसके लिए किसी पद से अधिक महत्वपूर्ण था। सना और नियति के बीच भी एक असामान्य सम्मान विकसित हुआ। वे करीबी मित्र नहीं बनी, लेकिन जब जांच समाप्ति की ओर बढ़ी तो सनाया ने उससे मिलने की इच्छा जताई। उसने स्वीकार किया कि समारोह से पहले वह नियति के बारे में मृणाल की बातों पर कुछ हद तक विश्वास कर बैठी थी। उसे लगा था कि नियति पैसा लेकर विवाह छोड़ना चाहती है। नियति ने कहा कि वह भी सनाया को अपने विवाह के लिए खतरा मानती थी। दोनों कुछ क्षण चुप रही। फिर सनाया ने कहा कि शायद सबसे आसान तरीका दो महिलाओं को नियंत्रित करने का यही है कि उन्हें एक दूसरे के दुश्मन बना दिया जाए। नियति मुस्कुराई। वाधवा परिवार ने अंततः पुराना निवेश प्रस्ताव रद्द कर दिया और भविष्य में केवल स्वतंत्र ऑडिट के बाद किसी नए समझौते पर विचार करने की बात कही। सनाया ने भी स्पष्ट कर दिया कि उसका निजी जीवन किसी कॉर्पोरेट सौदे का हिस्सा नहीं होगा। लगभग 1 वर्ष बाद नियति फिर से वित्तीय सलाहकार के रूप में काम कर रही थी। उसने किसी विशाल कॉर्पोरेटर पद से शुरुआत नहीं की। पहले कुछ छोटे प्रोजेक्ट लिए, फिर पुराने सहयोगी ने उसके काम पर भरोसा दिखाया। धीरे धीरे उसने एक स्वतंत्र परामर्श टीम के साथ काम शुरू किया जो पारिवारिक व्यवसायों में वित्तीय पारदर्शिता और व्यक्तिगत संपत्ति सुरक्षा पर सलाह देती थी। एक महिला सहायता संगठन ने उसे विवाह में आर्थिक नियंत्रण पर एक कार्यशाला लेने का अनुरोध किया। नियति ने अपना निजी मामला मंच पर कहानी की तरह नहीं सुनाया। उसने केवल लोगों को सिखाया कि किसी दस्तावेज को समझे बिना हस्ताक्षर न करे, डिजिटल पहचान की सुरक्षा करे और रिश्ते में प्रेम के नाम पर अपने कानूनी अधिकार पूरी तरह न छोड़े। वह जानती थी कि हर स्त्री की कहानी उसकी जैसी नहीं होगी, लेकिन एक बात समान हो सकती है, अपनी आवाज़ को बहुत देर तक दूसरों के पास गिरवे रखना। उसका दक्षिण दिल्ली वाला अपार्टमेंट भी बदल गया था। पहले वह उसके पिता की स्मृति और विवाह से पहले की जिंदगी का अवशेष था। अब वही जगह उसका घर बन गई। उसने पुराना फर्नीचर बदला, किताबों की अलमारी फिर सजाई और उस कमरे का कार्यस्थल बनाया जहां वर्षों से बंद डिब्बे पड़े थे। एक शाम सफाई करते हुए उसे विवाह की तस्वीरों का एल्बम मिला। उसने उसे फेंका नहीं। कुछ तस्वीरों में वह सचमुच खुश थी और वह खुशी झूठ नहीं थी, सिर्फ इसलिए कि रिश्ता बाद में टूट गया। उसने एल्बम बंद करके अलमारी में रख दिया। नियति अब अपने अतीत को मिटाना नहीं चाहती थी। वह केवल यह नहीं चाहती थी कि अतीत उसका वर्तमान तय करे। यही अंतर उसकी सबसे बड़ी मुक्ति बन चुका। मृणाल के खिलाफ वित्तीय और झूठी शिकायत से जुड़ी प्रक्रिया लंबी चली। कुछ मामलों में उन पर प्रशासनिक और कानूनी दायित्व तय हुआ। कुछ निर्णय अदालतों और नियामक संस्थाओं पर छोड़ दिए गए। उन्हें कंपनी के प्रबंधन से बाहर रहना पड़ा और कई पुराने सहयोगी उनसे दूरी बनाने लगे। नियति ने कभी उनकी सजा पर सार्वजनिक टिप्पणी नहीं की। एक बार मृणाल ने उसके पास संदेश भेजा कि परिवार की बदनामी से क्या उसे सचमुच शांति मिली। नियति ने जवाब नहीं दिया। वह जान चुकी थी कि कुछ प्रश्न उत्तर मांगने के लिए नहीं, अपराध बोध जगाने के लिए पूछ जाते हैं। उसने संदेश हटाया नहीं।
मगर उसे अपने जीवन का केंद्र भी नहीं बनाया। मृणाल को अब अपने निर्णयों के परिणामों के साथ रहना था। वह जिम्मेदार नियति की नहीं थी। एक शाम वीरेंद्र के जन्मदिन पर छोटा सा निजी मिलन रखा गया। नियति वहां गई, लेकिन किसी बहू की तरह नहीं। अबीर भी मौजूद था। दोनों ने एक दूसरे को नमस्कार किया और बिना किसी असहज नाटक के लगभग बेलग बैठ गए। वीरेंद्र ने केक काटते वाले समय नियति को बुलाया और कहा कि जीवन में कुछ रिश्ते नाम बदलने के बाद भी सम्मान से बच रह सकते हैं। नियति ने उनकी ओर देखकर मुस्कुराया। उसने देखा कि अबीर उसे दूर से देख रहा था, लेकिन इस बार उसकी आंखों में अधिकार नहीं था, शायद पछतावा था, शायद स्मृति। नियति ने उसे समझने की कोशिश नहीं की। हर भावना का उत्तर देना जरूरी नहीं होता। कभी कभी किसी रिश्ते को सचमुच समाप्त करने का अर्थ यही है कि सामने वाले की हर प्रतिक्रिया अब तुम्हारे निर्णय को प्रभावित न करे। घर लौटते समय नियति की कार एक ट्रैफिक सिग्नल पर रुकी। सड़क किनारे एक विवाह हॉल रोशनी से चमक रहा था। संगीत बाहर तक सुनाई दे रहा था। उसे अचानक वह रात याद आई जब उसने मेज पलटी दी थी। तब लोगों ने कहा था कि वह अपना नियंत्रण खो चुकी है। शायद बाहर से सचमुच ऐसा ही दिखाई दिया था, लेकिन अब उसे समझ आता था कि उस क्षण उसने नियंत्रण खोया नहीं था। उसने पहली बार उस नियंत्रण को अस्वीकार किया था जो 3 साल से दूसरे लोग उसकी जिंदगी पर रखे हुए थे। अगर उसने उस रात चुपचाप कागज पर हस्ताक्षर कर दिए होते तो शायद सब कुछ बाहर से शांत रहता, परिवार की प्रतिष्ठा बची रहती, कंपनी का निवेश आगे बढ़ जाता और नियति फिर वही स्त्री बनी रहती जिसे हर गलती का कारण समझाया जा सकता था। सिग्नल हरा हुआ और कार आगे बढ़ गई। नियति ने खिड़की के बाहर देखते हुए किसी विजय का नारा नहीं लगाया। उसके जीवन में कोई अचानक आया अरबपति नहीं था, कोई नई शादी उसकी पुरस्कार नहीं बनी और ना ही उसके दुख की भरपाई किसी चमत्कार ने की। उसे जो मिला वह कहीं अधिक कठिन था। अपने निर्णय का अधिकार, अपने नाम की विश्वसनीयता, अपने पिता की छोड़ी संपत्ति की सुरक्षा और यह समझ कि प्रेम सम्मान के बिना केवल बंधन बन सकता है। उसने अबीर को कभी राक्षस नहीं माना। वह एक ऐसा आदमी था जिसने डर और सुविधा में गलत फैसले लिए। वह लेकिन किसी की कमजोरी को समझना उसके परिणाम सहने की बाध्यता नहीं बनाता। यही बात 3 साल पहले नहीं जानी थी। जो मृणाल उन्होंने जिस घर को अपनी इच्छा से चलाया, उसी घर में अंततः यह सीखना पड़ा कि भाई से मिली आज्ञाकारिता प्रेम नहीं होती। और वीरेंद्र ने सीखा कि शांति बनाए रखने के नाम पर अन्याय को अनदेखा करना भी अन्याय को मजबूत करता है। अभी ने सीखा कि चुप रहना हमेशा तटस्थ रहना नहीं होता। सनाया ने सीखा कि प्रतिष्ठित परिवारों के चमकदार समझौतों के पीछे भी लोगों के सौदे की वस्तु बनाया जा सकता है। और नियति ने सबसे कठिन पाठ सीखा कि किसी रिश्ते को बचाने की कोशिश तब तक सुंदर हो जब तक उसे कोशिश में इंसान खुद को ना खो दे। उस रात अपने अपार्टमेंट का दरवाजा खोलते समय नियति ने चाबी कुछ क्षण हथेली पर रखी। कभी उसने राठौड़ हवेली की चाबी उल्टी मेज के पास छोड़ दी थी और उसे लग रहा था कि घर खो रही है। आज वह समझती थी कि घर दीवारों, उपनामों और विरासत से नहीं बनता। घर वह जगह है जहाँ किसी को अपने अस्तित्व का प्रमाण रोज नहीं देना पड़ता। उसने अंदर कदम रखा, रोशनी जलाई और दरवाजा अपने पीछे बंद कर दिया। कमरे में शांति थी, मगर यह वह शांति नहीं थी जो 3 साल तक उसकी आवाज दबाकर बनाई थी। यही चुनी हुई शांति थी। कभी उसने सबके सामने कहा था, मैंने 3 साल तक सह लिया। अब उस वाक्य का दूसरा हिस्सा अब पूरी जिंदगी बन चुका था। उसने 3 साल सहा जरूर था, लेकिन चौथे साल से उसे जीना शुरू कर दिया था। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।